بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل
अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह ताला हम 3:30 पे अपने प्रोग्राम का आगाज तलावत के साथ करेंगे। ये वक्त सबके एंटर होने का है और माशाल्लाह से तादाद हमारी बढ़ रही है और सब आने वालों को हम वेलकम करते हैं। और जिस जिस शहर से आप हैं अपने शहर भी साथ लिखते जाएं ताकि हमें अंदाज़ा हो कौन सा शहर हमारे पास पहुंच चुका है विंटर कैंप में। सर्दियों का कैंप सर्द कपड़ों के साथ यकीनन गरम गरम कॉफी या चाय के साथ सब बैठे होंगे एंजॉय करने के लिए। तो हम सबको 3:30 पर जो है तिलावत से इसका आगाज करके और इंशाल्लाह ताला सबको अपने साथ ज्वाइन करेंगे। और तिलावत बढ़ रही है, कसूर से आ गए हैं अफराद माशाल्लाह से हमारे साथ जो है, मुल्तान वाले भी हैं। और आवाज सबको आ रही है, कोई इशू तो नहीं है आवाज का? सियालकोट, पाकपतन, पूरा पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म पर, मरी अल्हम्दुलिल्लाह, गुजरात, भावलपुर माशाल्लाह, चिन्नौट अल्हम्दुलिल्लाह। हम एक प्लेटफॉर्म पे पूरा पाकिस्तान है और आप सब आने वालों को वेलकम करते हैं। और बस 2 मिनट रह गई हैं और 2 मिनट के बाद हम अपनी तलावत शुरू कर लेंगे। माशाल्लाह आए लिया से भी आ गए हैं, जलालपुर जट्टा भी माशाल्लाह। वैसे विंटर कैंप का नाम सुनते ही सबको थोड़ी थोड़ी सर्दी तो नहीं लग रही? मौसम लाहौर का तो माशाल्लाह से बहुत ठंडा है और आज जुम्मे के गुस्ल के बाद तो लग रहा है कुछ ज्यादा ही लग रही है सर्दी। और सब विंटर कैंप को एंजॉय करेंगे मुझे उम्मीद है। अच्छे और मोटे मोटे कपड़ों के साथ और बैठकर फिर हम पहले तो हम खुद करेंगे फिर हम आगे करवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छी तैयारी के साथ कापी पेंसिल के साथ सब बैठेंगे।
क्योंकि तीनों दिन के टॉपिक हमारे बहुत ही खूबसूरत है। कम्युनिकेशन स्किल है एक आज की, और फिर मैनेजमेंट भी हमने सीखनी है। एंगर मैनेजमेंट है आज तो। जी माशाल्लाह। कसूर भी हमारे साथ, जेहलम भी, शुजाबाद, जलालपुर जट्टा, लाला मूसा। ये खुद नाम बहुत खूबसूरत है, अब समझ नहीं आती लाला बोले इसे कि मूसा बोले। ओहो मरी, सोचे वाकई मरी वालों के तो बहुत सर्दी होगी, लेकिन वो इसके आदी हैं, इसलिए उनको सलाम है, वो इस इतनी सर्दी को बर्दाश्त भी कर रहे हैं। और लाहौर वालों से पूछे जो गर्मी गर्मी भी करते हैं और फिर सर्दी दोनों करते हैं। पहाड़ी से भी माशाल्लाह जी। कालाबाग। बहुत खुशी होती है इस प्लेटफॉर्म पर, देखते हैं जब हम कि पूरा पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म पे है, और इंशाल्लाह ताला ये पूरा पाकिस्तान में अपनी बात पहुंचाएंगे। 3:30 हो गई हैं। अब हम अपना बाकायदा आगाज करते हैं तलावत कलाम पाक से। एनी हमारी जो है होस्ट हैं वो हमें तलावत से मुस्तफीद फरमाएं। بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من
يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने प्रोग्राम का आगाज बाकायदा तिलावत कलाम पाक से कर चुके हैं। हम अपने आज के प्रोग्राम को जुल जलाले वाल इकराम के नाम करते हैं। उसी के नाम है सब कुछ। अगर हम उसके अलावा गैर के नाम मंसूब करें तो हर लम्हा, हर एक जर्रा भले कितना मुअस्सर हो, अबस है, रायगा है, बेहकीकत है। तो लिहाजा आज का हम सारा प्रोग्राम अपना जुल जलाले वाल इकराम के नाम करते हैं। अगला हमारा सेशन जो है स्किल कम्युनिकेशन है, जो हमें करवाएंगी अरुषा आमिर। उनका तारुफ एमफिल केमिस्ट्री, ट्रेनर जय यूथ, मेंबर यूथ डेस्क और दावत ब्लॉक डिपार्टमेंट की वो हेड हैं। तो हम उनसे उनके पास चलते हैं, उनसे कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं, जिससे हमने सीखना है और फिर आगे अपने विजन तक पहुंचना है। हमारा विजन है नौजवान खवातीन को जिंदगी के आला मकासद की तरफ मतवज्जा करना और उनकी सलाहियतों को इन मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल करना। तो अपने विजन को भी समझते हैं और अपने विजन को कैसे हमने आगे लेके चलना है, इसके लिए हम कम्युनिकेशन स्किल पर आज का प्रोग्राम लेते हैं। तैयार है सब?
जी, अरुषा की तरफ हम चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप लोग चैट बॉक्स में जो है वो इंशाल्लाह मेरे साथ रहेंगे। तो प्रोग्राम हमारा इसी तरह का होगा कि हम साथ साथ जो है सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर रहे होंगे और आप साथ साथ हमें इसका ग्रुप में बता रहे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो स्टार्ट हम इसको इस तरह से करते हैं कि ये आप देखें, हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल और हम बात कर रहे हैं द पावर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, कि किस तरह से हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। मेरी आवाज़ क्लियर है ना? आप लोग चैट बॉक्स में मुझे साथ साथ बताते रहेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा। आवाज़ बहुत कम है। अब मेरी आवाज़ क्लियर है? बेहतर हुई? आवाज़ बेहतर हो गई? अच्छा जी, आवाज़ हम बेहतर कर लेते हैं। चलें जी, इस पे और काम कर लेते हैं। ठीक है जी, हम स्टार्ट करने लगे हैं। स्टार्ट में आप मुझे ये बताएं चैट बॉक्स के अंदर कि आपका फेवरेट पब्लिक स्पीकर जो है वो कौन सा है और आपको उसकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है। हाँ जी, आप मुझे बता सकते हैं कि आपका फेवरेट पब्लिक स्पीकर कौन सा है और आपको उसी सबसे अच्छी बात क्या लगती है। अच्छा जी, हमें रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो चुके हैं। कासिम अली शाह साहब अच्छे लगते हैं। वजह भी बताएं ना, उनकी कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी उनकी कम्युनिकेशन स्किल आपको अच्छी लगती है। अच्छा जी, साहिल अदीम अच्छे लगते हैं, उनका दो टोक अंदाजे बयान अच्छा लगता है। उस्ताद नुमान अली खान अच्छे लगते हैं, उनका क्या अच्छा लगता है जी। तलहा इब्न जलील अच्छे लगते हैं, वो क्यों लगते हैं ये भी बता दें। कासिम अली शाह सब अच्छे लगते हैं। वजह साथ साथ बताए ना कि वो पब्लिक स्पीकर हैं। उनकी कौन सी चीज जो है वो आपको अपील करती है, कौन सी चीज जो है वो आपको अच्छी लगती है। डॉक्टर इसरार, वो सच और हक गो हैं। ठीक है। ताहा इब्ने जलील के बारे में कि वो वेरी पॉजिटिव एंड इनकरेजिंग है फॉर यू। जाकिर नाइक साहब आसान तरीके से सवाल को समझा देते हैं। अच्छा जी, हाफिज नईमुर रहमान साहब, उनकी फ्लुएंसी एंड नॉलेज ऑफ करंट प्रॉब्लम अच्छा लगता है। अबू साद, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक की बात आ गई। रुखसाना जबीन, अच्छा जी, फिर ताहा इब्ने जलील आ गए, कॉन्फिडेंस के साथ पॉजिटिव वे में बहुत अच्छा समझाते हैं। चलें जी, ठीक हो गया, आप लोग का इनपुट आ गया। मेरी रिक्वेस्ट है को होस्ट से कि जो लोग वेटिंग रूम में प्लीज उनको ऐड कर लें, ठीक है, ताकि हम फर्दर किसी भी डिले से बच जाएं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। इस प्रेजेंटेशन में हम क्या समझने वाले हैं। इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कि हाउ वी कम्युनिकेट, कि हम किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। फिर 3 V's ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के 3 V's क्या हैं, और 10 सिंपल रूल्स ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन क्या हो सकते हैं, और ये कि हमें अपनी प्रेजेंटेशन किस तरह से बनानी चाहिए, और एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन किस तरह से कंडक्ट करना चाहिए। ठीक है जी, सारे मेरे साथ हैं। चैट बॉक्स में मुझे प्लीज बताएं। ये मेरी प्रेजेंटेशन की आउटलाइन है जिसको हमने आज कवर करना है। जी यस, जी यस। जी चलें, ठीक है जी, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कम्युनिकेशन है क्या। अच्छा, इस पिक्चर को जरा गौर से देखें। सबसे पहले एक सेंडर लिखा हुआ है, ठीक है। सेंडर ने क्या किया, मैसेज क्रिएट किया और वो रिसीवर को दे दिया। लेकिन अब आप मुझे बताएं कि इस पिक्चर के अंदर ऑड क्या है। वेट, चैट बॉक्स के अंदर मुझे बताएं, इस पिक्चर के अंदर ऑड चीज क्या है। सेंडर ने रिसीवर को मैसेज भेजा, रिसीवर को मैसेज मिल गया, लेकिन ऑड चीज क्या है। कोई चीज ऐसी है जो मकसद फुलफिल नहीं कर रही। रिसीवर को समझ नहीं आया मैसेज, और ये आपको कैसे पता चला। रिसीवर प्रोसेस नहीं हुआ इन्फो को। अच्छा, यहाँ हम पूरा कंप्यूटर वाला सिस्टम नहीं चला रहे कि हम डाटा देंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, उसका आउटपुट निकलेगा। अच्छा जी, सिंपल यही है कि रिसीवर को समझ कुछ नहीं आया। हाँ जी, और ये हमें कैसे समझ आ रहा है, हमें ये इस तरह से समझ आ रहा है कि रिसीवर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है।
बाज़ औक़ात हम प्रोग्राम देने जाते हैं, हम कंडक्ट करने जाते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, किसी सेमिनार में, तो वहाँ पर हमारे साथ यही हो रहा होता है ना कि हम इंफॉर्मेशन या अपनी इनपुट दिए जा रहे होते हैं और हमारे सामने ब्लैंक फेसेस होते हैं, है ना? और ये हमारे साथ भी होता है कि बाज़ औक़ात हम कहीं पर बैठे हुए हैं और किसी स्पीकर को सुन रहे हैं और वहाँ पर हम बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। तो ये आप इसकी हेडिंग पढ़ें, ये है ट्रेडिशनल डेफिनिशन ऑफ कम्युनिकेशन कि बस हमने कहे जाना है। अगला बंदा उसको रिसीव कर रहा है, उसको परसीव कर रहा है या नहीं कर रहा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है? इससे अगली स्लाइड देखें, हाउ वी रियली कम्युनिकेट। अब हाउ वी रियली कम्युनिकेट के अंदर आप देखो, एक सोर्स है जो इनपुट जनरेट कर रहा है, उसका मैसेज जा रहा है और वो रिसीवर की जगह, यहाँ पर रिसीवर की जगह क्या वर्ड लिखा हुआ है, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएं। यहाँ पर रिसीवर की जगह क्या लिखा हुआ है? रिसीवर की जगह मुझे बताएं क्या लिखा हुआ है? परसीवर। यस, रिसीवर की जगह परसीवर लिखा हुआ है। यानी अब जो हमारा सामने वाली ऑडियंस है, वो ना सिर्फ हमारी बात को परसीव कर रही है, उसको अंडरस्टैंड कर रही है, बल्कि देखें जो एरोज हैं वो टू वे हैं। ठीक है, एक ब्लू एरो है और एक ऑरेंज एरो है। वो ना सिर्फ हमारी बात को परसीव कर रही है, बल्कि हमें उसका आउटपुट भी जनरेट करके दे रही है। ठीक है, आप देखो जो परसीवर है उसके ऊपर अब एक छोटा सा लाइट बल्ब बना हुआ है ना? यानी उसको समझ आ गई। हाँ जी, आप लोगों को भी समझ आ गई, बल्ब का मैसेज जो है वो मुझे चैट बॉक्स में रिसीव हो गया है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन ये चीज होती है कि आप क्या कह रहे हैं और अगला उसको क्या अंडरस्टैंड कर रहा है। ठीक है, ये पूरी चीज मिलके बनाती है कम्युनिकेशन को। यानी अगर आप ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ ये है कि मैं कहीं जाऊंगी, अपना लेक्चर डिलीवर करूंगी, अपना सेमिनार कंडक्ट करवाऊंगी और मैं वापस आ जाऊंगी, ठीक है, तो दिस इज नॉट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ये है कि जो हम बता रहे हैं, जो हम बताना चाह रहे हैं, जो हम कन्वे कर रहे हैं, अगला बंदा भी उसको उसी तरह से परसीव करे और परसीव करने के साथ उसको एक्सेप्ट करे। अच्छा, अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी और कर लेते हैं। आप मुझे बताएं कि ऐसा रिलेशन कब डेवलप हो सकता है कि आप जो इनपुट दें वो परसीवर परसीव भी करे। इसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी? अच्छा जी, हमें रिप्लाईज आना शुरू हो गए हैं। जब सामने वाले को हमारी बात समझ आ रही हो और हमें समझानी आ रही हो, कैसे, क्या चीज होगी जिससे वो समझ जाएगा? मैसेज इंटरेस्टिंग वे में कम्युनिकेट किया जाए, जब हम अटेंटिव हों, व्हेन वी बिल्ड गुड रिलेशंस विद द रिसीवर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम इसकी नफ्सियात के मुताबिक चलें, बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम सामने वाले को समझें, कॉन्फिडेंट हों, वे ऑफ स्पीकिंग। ठीक है जी, चलो जी, 100 बातों की एक बात बताती हूँ कि हम अपने रिसीवर के साथ एक परसीविंग रिलेशनशिप तब डेवलप कर सकते हैं जब हम उसको लिसनिंग की तरफ आए। ठीक है, अगर हम उसको लिसन करेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे कि वो क्या चाहता है और उसके मुताबिक बात करेंगे, उसके लेवल पर आकर बात करेंगे, तब हम एक कम्युनिकेशन वाला रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। हम कहते हैं ना, हम कहे जा रहे हैं, हमारे कहने का कोई फायदा नहीं हो रहा, हमने इतनी दफा उसको ये बात समझाई है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसकी वजह ये बन रही होती है कि हम उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं होते। ठीक है, तो उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए आपको उसको सुनना होगा। ठीक है, कि उसका मसला क्या है, उसको कमी किस चीज की है, ये सारी चीजें जब आ जाती हैं तो वहां पर हम अपने रिसीवर के साथ एक कम्युनिकेशन डेवलप कर लेते हैं। अच्छा, अब एक और चीज बताएं, हम तो क्लासेस कंडक्ट करवाने जाते हैं, तो बाज़ औक़ात हमारा हल्का दर्स होता है, उसमें तो जो लोग होते हैं हमें उनका पता होता है। हम्म, हमें उनका पता होता है, अच्छा जी मैंने किन के सामने जाके बैठना है, मेरी ऑडियंस कौन होगी। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको किसी यूनिवर्सिटी में इनवाइट किया जाता है, किसी सेमिनार हॉल में इनवाइट किया जाता है, अब वहां पे आपको अपनी ऑडियंस के बारे में नहीं पता होता। तो हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कहीं भी क्लास लेने से पहले, कहीं भी प्रोग्राम करवाने से पहले अपनी ऑडियंस के बारे में
इंफॉर्मेशन लेना जरूरी समझते हैं? आप मुझे यस नो करके जवाब दे सकते हैं कि आप अपनी ऑडियंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं प्रोग्राम लेने से पहले। अंजुम जिया कह रही हैं 10%। भाई इसको बढ़ाएं। आगे शजीना कह रही हैं यस, नवाज भी कह रही हैं यस, असमारा भी यस, हुमैरा भी यस, अफीफा भी यस, यस ऑलमोस्ट, मेहताब भी, रियल मी भी कह रही हैं जी, रियल मी भी देख लें। अच्छा जी, सैमसंग भी 100%। चलें जी, ये तो हमें अच्छा फीडबैक रिसीव हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप कहीं भी प्रोग्राम कंडक्ट करवाने जाएं तो अपनी ऑडियंस को जानें। अच्छा, कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या होती है, इस चीज को समझने कि कम्युनिकेशन सिर्फ यही नहीं होती कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ वो भी कम्युनिकेशन है, लेकिन ये सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन 3 V's से और बाज लोगों के मुताबिक 4 V's से मिलकर बनता है। वीज देख रहे हैं ना आप, ये वी वाला जो वी होता है, ये इसको यहाँ पर हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो बाज लोग कहते हैं कि 3 V's और बाज लोग कहते हैं कि 4 V's, और ज्यादा इसको अगर आप करेक्ट की तरफ लेकर जाएं तो 4 V's ही बेहतर हैं। अब ये 3 V's हैं क्या? 3 V's में सबसे पहले है वर्बल। ठीक है, वर्बल के अंदर अब क्या चीज आ जाती है? वर्बल के अंदर हर वो चीज आ जाती है जिसमें हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वर्बल के अंदर हर वो चीज आ जाती है जिसके अंदर हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। अब वो लिखे हुए भी हो सकते हैं और वो बोले हुए भी हो सकते हैं। यानी मैं कोई लेटर लिख दूं, लेटर भी तो एक वे ऑफ कम्युनिकेशन ही है ना। मैं कोई मैसेज टाइप कर दूं, मैसेज भी वे ऑफ कम्युनिकेशन है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये एक वर्बल कम्युनिकेशन है जिसके अंदर मेरे पास वर्ड्स है। फेस टू फेस हो गया, टॉकिंग ऑन द फोन हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, या लेक्चरिंग हो गया, ये सारी चीजें आ जाती हैं वर्बल में। अब दूसरा है वोकल। वोकल के अंदर क्या होता है? वोकल रेफर्स टू यूजिंग योर वॉइस। ठीक है, जिसके अंदर हम स्पेसिफिकली अपनी वॉइस यूज कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम स्पीकिंग को लेकर आते हैं। अच्छा जी, वॉल्यूम कितना था, पिच कितनी थी, पेस कैसा था। मसलन किसी को मैंने कहना हो कि आप ऐसे ना करें, तो एक तो ये होगा ना कि मैंने बहुत आराम से उसे कह दिया आप ऐसे ना करें, उसने भी यही परसीव किया कि ठीक है जी, कह रही हैं, मान लेते हैं, ना भी माने तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं किसी को ये इस तरह से कहूँ आप इसको ना करें, इसको छोड़ दें, जाहिर है वो फिर इसको हुक्म के मानी में लेके जाएगा, ऑर्डर के मानी में परसीव करेगा। तो ये चीजें सारी वोकल के अंदर आती हैं कि हम अगले को किस इंटेंशन के साथ बात कम्युनिकेट कर रहे हैं। बात तो दोनों सेम ही है ना, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना कि इस चीज को छोड़ दो, इसके बाज आ जाओ। लेकिन सिर्फ मेरे बोलने के अंदाज से, मेरे एक्सप्रेशन से वो समझ जाएगा कि अच्छा भाई, अब मेरे पास कोई ना की ऑप्शन, कोई नो की ऑप्शन है या नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई ना, वर्बल वर्सेस वोकल। अच्छा, आप ये भी देखें कि जो हमारे वर्ड्स होते हैं ना वर्बल के अंदर, वो सिर्फ 7% काउंट होते हैं। उसके अलावा हमने कैसे बोला, कब बोला, कितनी पिच के साथ बोला, कितनी इंटेंसिटी के साथ बोला, ये चीज सारी वोकल में आ रही है। और वोकल कितना काउंट कर रहा है, आप स्लाइड से पढ़ के मुझे बताएं ताकि मुझे पता चले कितने लोग हमें गौर से सुन रहे हैं। वोकल मुझे बताएं कितना परसेंट वोकल हमारी कम्युनिकेशन में काउंट कर रहा है? 38%। सायरा बशीर कह रही हैं 38%। जी बिल्कुल ऐसी है, अंजुम से आप यही कह रही हैं। और इसके अलावा आप तीसरा देखें, विजुअल। विजुअल कितना परसेंट कर रहे हैं? नेक्स्ट लोग जो अभी वोकल का नहीं बता सके, 55। फिर सायरा ने बता दिया, शाबाश सायरा, वेरी फास्ट। ये फरीदा के बहुत सारे 5 आ गए। अच्छा जी, चलें जी, 55। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर? अगर कहीं पर मैकडोनल्ड का एम बना हुआ हो तो क्या आप उसे पहचान सकते हैं कि मैकडोनल्ड का सिंबल है? पहचान लेंगे ना। इसी तरह से अगर कहीं पर पेप्सी का लोगो लगा हुआ हो ब्लू कलर का और उसके अंदर रेड, हम पहचान लेंगे जी ये पेप्सी का लोगो है। इसी तरह से गवर्नमेंट ने अपनी ब्रांडिंग की हुई है ऑरेंज कलर, अगर कहीं पर वो लगा हुआ हो तो हम समझ जाएंगे। और खुद आप हमारा जे या यूथ का या जमात इस्लामी का देख लें, तराजू लगा हुआ हो तो हमें पता चल जाता है अच्छा जी जमात इस्लामी वाले हैं या वकील हैं, ऐसी बात है ना। तो ये होती है विजुअल। ठीक है, जिसके अंदर हम ग्राफिक्स की मदद से, इमेजेस की मदद से, ब्रांड के लोगोस की मदद से ये पहचान लेते हैं कि अच्छा भाई ये कौन है। ठीक है, तो ये देखें विजुअल कितना काउंट कर रहा है, 55%। आपकी कम्युनिकेशन के अंदर 7% वर्बल है, वर्ड्स का काउंट सिर्फ 7% है।
बाकी 38% ये है कि आपने वो वर्ड्स कैसे बोले, और 55% आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो थ्रू योर लोगोज, थ्रू योर डिजाइन्स, थ्रू योर कलर्स। ठीक है, तो ये तीनों चीजें जो हैं ये कम्युनिकेशन के लिए यूज होती हैं और हो रही हैं। ठीक है, तो और हम इसमें से किसी की भी इफेक्टिवनेस को निग्लेक्ट नहीं कर सकते कि जी मैं क्या पहन कर जाऊं, इससे क्या फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, है ना। जब आप यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो आपको बकायदा एक अटायर दिया जाता है कि जी ये आपका अटायर है, आपने इसमें जाकर प्रेजेंट करना है। क्यों? क्योंकि जाहिर है वो उनका एक सिंबल है, वो उनका एक लोगो है, वो उनकी एक पहचान है। तो ये सारी चीजें हमारी कम्युनिकेशन के अंदर आ रही होती हैं। अच्छा, अब हमने डिस्कस करने हैं 10 सिंपल रूल्स फॉर एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। हम कहीं जा रहे हैं, हम अपना लेक्चर देने, सेमिनार कंडक्ट करवाने। अब मेरा लेक्चर इफेक्टिव हो, आप लोग मुझे बताएं ये 10 रूल्स कौन से हो सकते हैं। 10 रूल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन से हो सकते हैं। मुतालिया, मुतालिया, मुतालिया भी होना चाहिए। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए 10 रूल्स कौन से होने चाहिए। साउंड, साउंड नहीं आ रही। वे ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी सिंपल, यस, कम्युनिकेशन वे शुड बी सिंपल। एक्टिव लिसनिंग, अक्सर फीक कह रही हैं कि एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, जी बिल्कुल होनी चाहिए। और फिर लिसनिंग भी आ गया। अंदाजे बयां, खालिदा मारूफ कह रही है अंदाजे बयां। तैयबा जाहिद कह रही हैं ऑडियंस की मेंटेलिटी को समझना। फिर रियलमी कह रही हैं टॉपिक पे ग्रिप हो। हुदा कह रही हैं बी रिस्पेक्टफुल। खतीजा कह रही हैं इन्फो अबाउट ऑडियंस। फरीदा कह रही हैं एक्टिव रहकर करना, सुनने वाले की समझ में हो। इजा कह रही हैं मेंटेन आई कांटेक्ट, टू द पॉइंट हो। अल्फाज का चुनाव शुड बी अकॉर्डिंग टू टॉपिक, क्लियरेंस हो, लहजा अच्छा हो, कॉन्फिडेंस हो। ठीक है जी, बहुत सारी बातें आ गई। हम इनको वन बाय वन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे वही बात, नो योर ऑडियंस। ठीक है, आप अपनी ऑडियंस को जाने। आप कहाँ लेक्चर लेने जा रही हैं, आप किससे बात करने जा रही हैं, आपके सामने कौन होगा, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकेंड। ठीक है जी, फिर ये वाली चीज आ जाती है कि आपको अपनी ऑडियंस को पता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सफाई पर लेक्चर देना है, ठीक है, और मेरे सामने कोई जामिया के बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैं उनको हदीस से अगली बात बताऊंगी। ठीक है, या जो हदीस उनको मालूम होगी मैं उससे अगली हदीस बताऊंगी। लेकिन अगर मेरे पास जनरल स्कूल या कॉलेज के बच्चे बैठे हुए हैं तो मैं उनको हाइजीन के मुतालिक, सफाई और सफाई के मुतालिक हदीस सुनाऊंगी। ठीक है, तो इस तरह की बातें हैं। तो हमेशा ये समझ के बैठे कि आपकी ऑडियंस क्या है, आपने उसको क्या बताना है, किस लेवल पर जाकर बताना है। फिर इमोशनल रिसेप्टिविटी, आपकी ऑडियंस के साथ एक इमोशनल रिलेशनशिप भी वहां पर मौजूद होना चाहिए। और कल्चरल बैकग्राउंड, कि आपको पता हो आपने किस कल्चर के अंदर जाकर क्या बात करनी है। मिसाल के तौर पर, अब पाकिस्तान के कल्चर के अंदर ये वाली चीज नहीं है कि खवातीन बाइक चलाएं। ठीक है, आ रही है, ठीक है, इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, इन्फोर्स करवाई जा रही है। ठीक है, तो लेकिन हमारे कल्चर में ये चीज नहीं है कि खवातीन जो है वो इस तरह से बाइक चलाएं। तो अगर हम उनके सामने इस तरह की कोई बात करेंगे तो पंजाब में तो शायद एक्सेप्टेंस मिल जाए, तो कराची में भी मिल जाए, लेकिन केपीके में बलूचिस्तान वालों के लिए ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, इस चीज को कल्चरली एक्सेप्ट करना। ठीक है, तो जब भी लेक्चर लेने जाएं, सेमिनार लेने जाएं, तो अपनी ऑडियंस के बारे में जरूर इंफॉर्मेशन लें कि वो उनका एजुकेशन लेवल क्या है, उनका कल्चर क्या है, उनकी इमोशनल नीड क्या है, उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स क्या हैं। ये सारी बातें जब आपको पता होंगी तो फिर इंशाल्लाह आप वही चीज उनको डिलीवर करेंगे जिसकी उनको तलब होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट, टेल स्टोरीज। टेल स्टोरीज के अंदर मुझे आप ये बताएं कि अल्लाह ताला ने इंसान को कुछ क्या कहना चाहिए, हम क्या कहते हैं, 5 सेंसेस दिए हैं, है ना, सेंसेस दिए हैं। क्या आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे कौन कौन से सेंसेस अल्लाह ताला ने इंसान को दिए हैं।
अच्छा जी, जल्दी जल्दी सब बताना शुरू हो चुके हुए हैं। टच, सेंस, स्मेल, टेस्ट, हियर, बोलना, फील। ठीक है जी। टच, कान, कान नाक तो ऑर्गन्स है ना, उनकी सेंसेस की बात कर रहे हैं तो वो चखना, स्मेल करना, जी बिल्कुल। ये हमारी 5 सेंसेस हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। हमें 28 to 35 मैसेज रिसीव हो चुके हुए हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इन सारी सेंसेस में से अल्लाह ताला ने किस सेंस में इंसान को अपनी बाकी क्रिएशन से सुपीरियर बनाया है? क्वेश्चन को आप रिसीव कर रहे हैं ना? क्वेश्चन मेरा ये है कि अल्लाह ताला ने ये सेंसेस जो हमें दी हैं, ये बाकी जानदारों को भी दी हैं, लेकिन कौन सी ऐसी सेंस है जिसको अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर खास कर रखा है? जुबान। जुबान तो बकरी की भी होती है। माइंड। 5 सेंसेस में से सोचें। स्पीक, जी बिल्कुल, स्पीक। ठीक है ना, हम सूर्य रहमान देखते हैं। अल्लामल सूर्य रहमान अर रहमान अल्लामल कुरान खलकल इंसान अल्लामहुल बयान, और उसे बयान की ताकत दी। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने जहां पर इंसान को दूसरी मखलूकात से फर्क किया है वो बोलने की ताकत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जानवर आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, ऐसा नहीं है कि दरख्त आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, हर कोई आपस में कम्युनिकेट करता है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये प्रॉपर्टी, ये सेंस खास कर इंसानों को दी है कि अल्लाह ताला ने उनको जुबान दी है जिससे वो बोल सकते हैं, लैंग्वेज दी है। लैंग्वेज कहना चाहिए, जुबान नहीं, लैंग्वेज। लैंग्वेज दी है। अच्छा, अब आपके ख्याल में इंसान ने अपनी इस लैंग्वेज की स्किल को कम्युनिकेशन को आसान करने के लिए यूज किया है या कम्युनिकेशन को डिफिकल्ट करने के लिए? चैट बॉक्स में मुझे बताएं, क्या इंसान अपनी इस स्किल से अपनी जिंदगियों को, कम्युनिकेशन को आसान कर रहा है या मुश्किल कर रहा है? अच्छा देखिए, इंसान को करना तो इससे कम्युनिकेशन को आसान ही चाहिए। ठीक है, इंसान को इस स्पीकिंग, इस लैंग्वेज से करना तो अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव ही करना चाहिए। लेकिन आपको पता है, अभी जब हमने पिछला लेक्चर भी लिया था तो जुबान के पीछे तो बांग्लादेश अलग हो गया था। हाँ, ऐसे ही है ना। हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने जो लैंग्वेज दी है उससे इंसान की बैरियर्स कम होने चाहिए, कम्युनिकेशन इम्प्रूव होनी चाहिए। लेकिन जब हम रियलिटी की तरफ आते हैं तो इंसान ने इसी लैंग्वेज के पीछे, है ना, इसी लैंग्वेज के पीछे इंसान ने बाउंड्रीज क्रिएट की हुई हैं। जिस चीज को इंसान ने अपने फायदे के लिए यूज करना था, इंसान उस चीज को बाउंड्रीज, कम्युनिकेशन गैप्स के लिए क्रिएट कर रहा है। ठीक है, यूज कर रहा है। इसके लिए मैंने आपको बांग्लादेश की मिसाल दी, समझना आसान हो गया। और खुद आप पाकिस्तान में रहते हुए भी देखें, हमारी पहचान ये होती है, ये उर्दू बोलने वाले हैं, हाँ, ये पंजाबी बोलने वाले हैं, इनकी जबान सिंधी है ना। और इसी तरह से फिर हम, ये बाउंड्रीज ही क्रिएट हो रही है ना। तो ये सारी चीज, आप इससे एग्री करते हैं कि लैंग्वेज को हम, बजाय ये कि कम्युनिकेशन गैप को रिड्यूस करने के लिए यूज करें, हम इसे कम्युनिकेशन गैप को एलिवेट, बढ़ाने के लिए यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब आपको मेरी इस पूरी स्टोरी से क्या समझ आई? मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई है ना, आप लोग एंगेज हुए हो ना। तो ये वो तरीका है जिसके जरिए मैंने आपको करके भी दिखाया कि हम किस तरह से अपनी ऑडियंस को अपने साथ एंगेज कर सकते हैं। मैंने एक पिक्चर खींची, आपने उस पिक्चर से खुद एवेल्युएट किया कि किस तरह से ये लैंग्वेज इंसान के अंदर बैरियर क्रिएट करती है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक और बात भी बताती हूँ। बिल्ली, कैट या कोई भी और जानवर अगर गुस्से में हो तो वो कैसे बिहेव करेगा? वो कैसे बिहेव करेगा, मुझे चैट बॉक्स में बताएं। अगर कोई जानवर, या मिसाल के तौर पर बिल्ली ही गुस्से में है तो वो कैसे बिहेव करेगी? मारेगा, फरीदा कह रही है मारेगा। वॉइस से, आवाज से, पंजे मारेगी अपने, बुखला जाएगी, शोर शोर करेगी। अच्छा ठीक है जी, चलो हम इस बात को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि दुनिया में हर जानवर जैसा फील कर रहा होता है,
वैसा बिहेव कर रहा होता है। ठीक है। मेरी आवाज काफी ऊंची है, मेरा ख्याल है, मैं बार बार बीच में पॉज करके पानी पी रही हूँ। अच्छा जी, चलें। इंसान के अलावा बाकी जानदार इस दुनिया में जैसा फील कर रहे होते हैं वैसा ही बिहेव भी कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ये जो इंसान को लैंग्वेज दी है, इसी लैंग्वेज ने इंसान को मुनाफिक बना दी है। हमारे दिल में जितना मर्जी गुस्सा हो, जितना मर्जी गुस्सा हो, लेकिन हम इतने प्यार से बात करते हैं दूसरे को कि दूसरे को पता ही नहीं होता कि हमारे दिल में कितना ज्यादा बुग़्ज़ है। इसी तरह से हम अपनी औलाद से कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं, लेकिन जब हम उनको डांटने पे आते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम्म, अब तो तुमने ऐसे किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें पिटाई कर दूंगी। तो क्या हम उससे पिटाई, क्या हम उससे वाकई नफरत कर रहे होते हैं? नफरत कर रहे होते हैं या हम उसे पसंद नहीं कर रहे होते? ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। तो ये भी इंसानों और बाकी जानदारों का एक फर्क है कि इस लैंग्वेज की वजह से हमारे दिल में कुछ और होता है और हमारा बिहेवियर कुछ और होता है। ठीक है, हम फील कुछ और कर रहे होते हैं और रिएक्ट कुछ और कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा टूल है आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। पहला ये था कि नो योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को पहचाने, और दूसरा है टेल स्टोरीज, उनको एंगेज करें अपने साथ। ठीक है, उनसे इनपुट लेंगे इस बारे में वो क्या सोचते हैं, वो क्या समझते हैं। अच्छा, तीसरा तीसरा अब स्लाइड देख के आप लोग मेरे पे एतराज भी कर सकते हैं। बहरहाल स्लाइड ये कहती है कि कम्युनिकेशन स्किल का थर्ड रूल ये है कि कीप इट सिंपल, स्टूपिड एंड शॉर्ट। ठीक है, तो अपनी बात को सिंपल, आसान रखें, और शॉर्ट, मुख्तसर रखें। ठीक है, स्टूपिड इसलिए बीच में ये लफ्ज इन्होंने ऐड किया हुआ है कि हल्का फुल्का रखें बात को। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा फिलॉसफी वाली बात ना करें। ठीक है, आप आर्गुमेंट जीतने नहीं जा रहे, हाँ, आप कन्वे करने जा रहे हो। और कन्वे करने में और आर्गुमेंट जीतने में यही फर्क है कि आप अपने स्टाइल को थोड़ा सा लाइट रखते हैं। ठीक है, आप उससे आर्गुमेंट करने नहीं बैठ जाते या आर्गुमेंट जीतने नहीं बैठ जाते, बल्कि लाइट वे में उससे कम्युनिकेट करते हैं, को सिंपल समझाने की कोशिश करते हैं, आसान आसान समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो इस तरह से है और इस तरह से नहीं है। ठीक है, तो 3 रूल्स हमने इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के डिस्कस कर लिए। फोर्थ, बॉडी लैंग्वेज एंड अपीयरेंस, इसकी हमने पहले भी बात की थी। और इसकी बात करने से पहले मैंने आपसे वो भी डिस्कस किया कि जब हम यूनिवर्सिटी के अंदर फाइनल ईयर प्रेजेंटेशन देने जा रहे होते हैं, या हमारा यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट होता है, या आज हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर कोई कॉन्फ्रेंस है, हम्म, तो हम किस तरह की अपनी ड्रेसिंग करते हैं? हम्म, अच्छा जी, एक मैसेज आया, थर्ड रूल इज वेरी ट्रू एंड इंटरेस्टिंग। उसकी शॉर्ट फॉर्म ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलो फॉर्मल, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमें रिप्लाई आ गया कि जब हम किसी ऑफिशियल मीटिंग पर जा रहे होते हैं या हम कोई ऑफिशियल लेक्चर अटेंड करने जा रहे होते हैं तो हमारी ड्रेसिंग जो है वो फॉर्मल होती है। लेकिन आपने बाज़-औक़ात ये देखा होगा कि बड़े से बड़ा प्रेजेंटर भी जब होता है ना, और पीएचडी डिफेंस के अंदर भी, यहाँ तक कि अगर मैं आपको कोट करना चाहूँ तो जब मेरा एमफिल का थीसिस डिफेंस हो रहा था तो मेरे कुछ कोलीग्स ऐसे भी थे जो पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे, पूरी ड्रेसिंग के साथ आए हुए थे, और उनकी रिसर्च भी आउट क्लास थी, लेकिन उनको ऑडियंस को फेस करने का एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है, तो जब आपके पास ऑडियंस को फेस करने का एक्सपीरियंस नहीं होता तो आप कुछ इस तरह के होते हैं जिस तरह से ये पहली पिक्चर के अंदर है। ठीक है, आप इसको पढ़ोगे ना तो इसके अंदर लिखा हुआ है डिफेंसिव स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है, डिफेंसिव स्टैंडिंग पोजीशन, आप ओपन नहीं हो। ठीक है, कि कोई आपसे कोई भी बात पूछ ले, आपके जेस्टर से, आपके बॉडी के जेस्टर से लेकर ना सिमटे सिमटे से हो, कि कोई आपसे कुछ पूछ ले, आप रिलैक्स नहीं हो। तो बकायदा वो जो मेरी एमफिल की कोलीग थी, उनको शिवरिंग स्टार्ट हो गई और उनका थीसिस डिफेंस जो है वो उस दिन पोस्टपोन करके नेक्स्ट डे पर उन्होंने ट्रांसफर करवाया कि ठीक है जी, आप एक दिन और ले लें, आप रिलैक्स कर लें। ठीक है, तो इसी तरह से जब आप भी कहीं जाते हो, किसी सेमिनार के अंदर, किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर, कहीं टास्क लेने, कहीं प्रेजेंट करने, तो अपने आप को इस तरह से आप प्रेजेंट करें कि हाँ जी आप ओपन हैं। ठीक है, जैसे ये थर्ड वाली पिक्चर में आप देखें, ये दोनों कर कम्युनिकेट ही रहे हैं, लेकिन इनकी बॉडी लैंग्वेज से देखें
ये हाथ एक दूसरे की तरफ हैं, ठीक है, आईज कांटेक्ट यहाँ पर मौजूद है। और आप इनकी लेग्स का पोस्टर देखें, ठीक है, ओपन नजर आ रहे, कंजर्व नहीं है ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा आप बताएं कि जब आप कहीं क्लास लेने जाते हैं तो आप इन चीजों का ख्याल रखते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपकी अपीयरेंस कैसी है? और आप एक ऐसे शख्स के बारे में क्या राय देंगे जो सफाई पर, हेल्थ पर और हाइजीन पर लेक्चर देने जाए और खुद उसके बाल जो हैं वो ना बने हुए हों? हम उसको लाइक नहीं करेंगे ना, है ना, ऐसे ही है ना। हम कहेंगे कि नहीं भाई, इनके अंदर जो है ये तजाद है, जो बात ये कर रहे हैं वो इनके अंदर मौजूद नहीं है। तो एक इफेक्टिव प्रेजेंटर के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो वो कम्युनिकेट कर रहा है, जो वो ट्रांसफर करना चाह रहा है, वो उस पर खुद कितना अमल करता है। हम कहते हैं ना कि आज हमारी बात में तासीर नहीं रही, ये बात हम बहुत ज्यादा करते हैं। तो इसकी वजह ये होती है कि वो बात हमारे अपने अंदर मौजूद नहीं होती। तो जब जो बात हम आगे करने जा रहे हैं अगर वो हमारे अपने अंदर मौजूद होगी, तभी वो बात असर भी रखेगी, वरना वो बात असर नहीं रखेगी। ठीक है जी, चलिए फोर पॉइंट्स हमने रिपीट कर लिए। मुझे आप चैट बॉक्स में बताते हैं हमने कौन कौन से 4 पॉइंट्स रिपीट कर लिए हैं? हमने कौन कौन से 4 पॉइंट्स अभी तक? हाँ जी, हुमैरा बता रही है नो योर ऑडियंस, आमना ने भी यही बताया है, राफिया ने भी। सेकंड पॉइंट फिर आमना बता रही है टेल स्टोरीज, राफिया बता रही है टेल स्टोरीज। थर्ड पॉइंट आ गया कीप इट सिंपल। और फोर्थ पॉइंट हमारे पास हुमैरा बता रही है अपीयरेंस एंड बॉडी लैंग्वेज। ठीक है जी, सारे क्लियर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कह सकती हूँ मेरी ऑडियंस मुझे अंडरस्टैंड भी कर रही है और मेरे साथ साथ भी चल रही है। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। अच्छा जी, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में एक लफ्ज लिखा हुआ है रैपर्ट। अब ये रैपर्ट क्या है? हम्म, रैपर्ट क्या है? किसी को मालूम है कि रैपर्ट क्या होता है? जल्दी? नहीं, रैपर्ट जल्दी वाला नहीं है भाई। रैपर्ट क्या होता है? रैपर्ट ये है कि आपने अपनी ऑडियंस के साथ एक अंडरस्टैंडिंग का रिलेशनशिप बनाना, ठीक है। आपने अपने ऑडियंस के साथ एक अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशन बता डेवलप करना है जी, बिल्कुल, ताल्लुक जिसे कहेंगे, ठीक है, कि जिसके अंदर आप उनकी फीलिंग्स भी अंडरस्टैंड कर रहे हो, उनके आइडियाज भी अंडरस्टैंड कर रहे हो और फिर उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। तो रैपिड क्या है कि आपका अपनी ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन जो है वो अंडरस्टैंडिंग वाला हो, ठीक है, कंसर्न बिहेवियर जिसे हम कहते हैं ना, वो वहां पर आपको नजर आ रहा हो, तो इसको कहते हैं रैपर बिहेवियर। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं कि आपने अपनी ऑडियंस को लिसन भी करना है, ठीक है, उनके साथ कनेक्टिविटी भी शो करनी है, फिर उनको मिरर यानी रिफ्लेक्शन भी उनका लेना है, उनको आइडेंटिफाई भी करना है, उनको रिस्पेक्ट भी देनी है, उनके साथ रिलेट भी करना है, उनको एक्सप्लेन भी करना है और उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप भी करना है, ठीक है। तो ये वाली बात है कि जब हम अपनी ऑडियंस के साथ सामने जाके खड़े होते हैं तो इस तरह से आप देखें ना कि हमारे बहुत सारे हल्का दर्स से हैं वो चल रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। कोई हल्का दर्स 7 साल से चल रहा है, कोई हल्का दर्स 5 साल से चल रहा है, लेकिन जब हम बात करते हैं आउटपुट की तो आउटपुट वहां में कोई नहीं मिल रही होती। तो उसकी वजह क्या होती है कि हमारा उनके साथ रैपिड बिहेवियर नहीं होता, रैपिड रिलेशनशिप नहीं होता। वो आ रहे होते हैं, वो जा रहे होते हैं, वो सुन रहे होते हैं, हम सुना रहे होते हैं, लेकिन ना हम उनके लिए कंसर्न्ड होते हैं और ना वो हमारे लिए कंसर्न्ड होते हैं, ठीक है। और यही कम्युनिकेशन का फोर्थ वी है। 3 वीज पढ़े थे ना हमने ऊपर, है ना, विजुअल, वोकल और वॉइस, ये थे शायद तीनों, ठीक है। तो इसके अंदर जो फोर्थ वी है ना, फोर्थ वी होता है आपका कि आपकी इंटेंशन क्या है, आप किस इंटेंशन से उनके साथ बात कर रहे हैं। क्या आप कोई आर्गुमेंट जीतने के लिए बात कर रहे हैं? या आप उनको नीचे दिखाने के लिए बात कर रहे हैं? या आप इसलिए चुप हैं कि वो चुप करें और आप बोलें? ठीक है, तो आपका इंटेंशन क्या है, आपका इंटेंट क्या है, ये सारी चीजें आपके ऑडियंस के साथ आप उनके खैर खा हैं और आप सिर्फ जो कुछ आपको दिया गया 30 स्लाइड्स दे दी, 40 स्लाइड्स दे दी, वहां जाके बस आप टाइम पूरा करके आ जाएंगे, तो ना आपका रिलेशनशिप बनेगा, ना आप अच्छी तरह से उनको
कम्युनिकेट कर सकेंगे। फिर हम कहते हैं कि बात जो दिल से निकली है असर रखती है। तो यही वाली बात है ना कि जब आपके पास रिलेशनशिप होगा उनके साथ, तभी आप उनके साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेट भी करेंगे। और यही हमारा तरीका भी है ना काम करने का, कि जब हमें कहा जाता है कि आप फ्रेंड्स बनाएं, फ्रेंडशिप फॉर्म्स दिए जाते हैं। अगर जमात की टर्म में बोलें तो आप अपने जेर तरबियत बनाएं, ठीक है ना। तो क्यों? इसलिए कि हम उनके साथ एक रिलेशनशिप में आ जाएं। तो जब हम उनके साथ एक रिलेशनशिप में आ जाएंगे तो इंशाल्लाह वो मामला हल हो जाएगा। और हमें ये भी पता है ना कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं जमात इस्लामी की, तो वहां पे हमें पता चलता है कि अच्छा भी एक इज्तिमा हो रहा था। तो एक बच्चा घर से दौड़ा दौड़ा आया और उसने उस भरे इज्तिमा में अपने बाप को ढूंढना शुरू कर दिया ना। तो उनके वालिद साहब उसको नहीं मिले। तो वहां पर एक और रुकन जमात थे, उन्होंने कहा अच्छा जी आप कौन? तो वो कहते हैं जी मैं उन साहब का बेटा हूँ, घर में कोई इमरजेंसी हो गई है, तो हमें जो अपने अब्बू को ढूंढना है ना। तो अब वो रुकने जमात जो होते हैं वो कहते हैं आप मेरे साथ चलें। तो वो उनको घर जाकर उनकी जो भी हाजत होती है, जरूरत होती है, वो पूरी करके आ जाते हैं। हम्म। और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती, उनके वालिद साहब को भी मालूम नहीं होता। और इसी तरह से ये जो जमात की खवातीन की किताब रोशन आपगीने है, इसको भी हम पढ़े तो इसके अंदर हमें मालूम होता है कि उन खवातीन का आपस में किस तरह से एक ताल्लुक था। ठीक है। वो किस तरह से एक रिलेशनशिप के अंदर थी। तो यही कनेक्टिविटी जो है वो उनको जोड़ कर भी रखती थी और उनको उनके मकसद से करीब भी करती थी। ठीक है। तो ये वाला हमारा पॉइंट भी क्लियर हो गया। फिफ्थ पॉइंट हमने पढ़ लिया रेपर्ट का, कि हमने कम्युनिकेशन डेवलप करना है अपनी ऑडियंस के साथ। फिर सिक्स सिक्स पॉइंट है वेयर योर डिलीवरी। जब आप बात बताने जा रहे हैं तो आपकी बात के अंदर प्रोजेक्शन भी हो, आपकी बात के अंदर आर्टिकुलेशन भी हो, आपकी पिच और आपका रेट, रेट वॉइस रेट या रेट ऑफ वॉइस कह लें, ये सब चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं। आप एक ही फ्लो में आप जाकर बात करना शुरू कर दें तो शायद वो ऊपर से गुजर जाएगी, ठीक है, उसका उतना फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोजेक्शन क्या है। अच्छा, इसको समझना हो ना तो आप कभी टीवी एंकर्स को देखें या न्यूज एंकर्स को देखें, तो वो किस तरह से खबरें सुना रही होती हैं। आज की ताजातर खबर आपको देते हैं, एक न्यूज एंकर यूं बोल रही होगी, दूसरी अगर यूं बोले आज की ताजा खबर आपको देते हैं, तो इसका असर कुछ और होगा। ठीक है। या यूं कहा जाए आज की ताजा तरीन खबर सबसे पहले हम आपको पेश करते हैं, तो इसका असर कुछ और होगा। ठीक है। पहले हमारे अपने टीवी में जब पीटीवी पर खबरें नशर की जाती थी तो उनका यही अंदाज था कि जी खातून बैठी हुई हैं, एक मर्द हजरत बैठे हुए हैं और स्ट्रेट पोस्टर में बैठ के वो बस पेजेस पलटाए जा रहे हैं और उनको पढ़े जा रहे हैं। ठीक है। तो वो न्यूज का अंदाज था। लेकिन अब आप न्यूज जब सुनने के लिए बैठे तो कहीं टायर फटा हुआ भी हो ना, तो ऐसे लगता है जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया हो। इस तरह से न्यूज कास्टर उसको डिलीवर कर रही होती है। तो ये होता है प्रोजेक्शन। ठीक है। द वे अ स्पीकर यूजेस हिज वॉइस टू इंश्योर इट कैरीज क्लियरली एंड इफेक्टिवली टू एन ऑडियंस। इस तरह से हम अपनी आवाज का इस्तेमाल करते हैं क्लियरली और इफेक्टिवली अपनी बात अपनी ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। वे ऑफ डिलीवरी, कि हमारा बताने का तरीका क्या है। दूसरा है आर्टिकुलेशन, कि हाउ क्लियरली समवन फॉर्म्स वर्ड्स। हम अल्फाज को किस तरह से बनाते हैं। ठीक है। कि वो दूसरा बंदा जो है वो हमारी बात को अंडरस्टैंड करे। इसके अंदर आपका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन भी आ जाता है, आपका ग्रामर भी आ जाता है। ठीक है। तो आप कहीं दर्स देने जाएं और उस दर्स में आपकी कुरान की आयत गलत पढ़ दें, हम्म, तो हो जाता है, ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं हो सकता या ऐसा होना ही नहीं चाहिए। बहरहाल हम इंसान हैं, हम बशर हैं, पता का पुतला है। लेकिन एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि जी जब आप वे ऑफ डिलीवरी के अंदर इस चीज को कंसिडर करें कि आप का एक्सेंट क्या है, आपकी ग्रामर कैसी है, आपको प्रोनाउंसिएशन कैसा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है पिच। पिच क्या होती है? पिच होती है द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर वॉइस विच कैन रेज और लोअर फॉर इफेक्ट। मैं आहिस्ता बोलूं या मैं तेज बोलूं। पहले भी मिसाल दी थी, बेटा आवाज आ जाओ, इस चीज का असर कम है। दूसरे के पास ऑप्शन है कि वो उसको निग्लेक्ट कर दे, लेकिन अगर मैं कहूँ आप बस कर दें, ठीक है, तो इसके अंदर ये एक हुक्म देने वाला, एक ऑर्डरिंग वाला स्टाइल है। तो इससे फर्क पड़ता है कि आप अपनी बात किस तरह से
पहुंचा रहे हैं। और चौथी चीज है रेट। रेट रेफर्स टू हाउ फास्ट और स्लो यू स्पीक। आज आज की आपको ताजा खबर देते चलें, आज की आपको ताजा खबर देते चलें, ठीक है। दोनों चीजों के अंदर फर्क है। तो जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जब आप कोई लेक्चर दे रहे होते हैं, कोई सेमिनार कंडक्ट करवा रहे होते हैं, तो वहां पर आपको सब कुछ एक ही टोन में, एक ही रेट के साथ, एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ, एक ही पिच के साथ डिलीवर नहीं करना होता, बल्कि आपको अपनी बात की इम्पोर्टेंस के हिसाब से कभी पिच हाई करनी होती है, कभी पिच लो करनी होती है, कभी वॉल्यूम हाई करना होता है, कभी वॉल्यूम डाउन करना होता है, कि आपका एम्फेसिस जो है वो किस चीज पर है, आपका फोकस जो है वो किस चीज पर है। ठीक है, हम खबरें सुनाने नहीं जाते, हम एक कम्युनिकेशन डेवलप करने जाते हैं, हम एक राब्ता बनाना चाहते हैं। तो वो राब्ता इसी तरह से बनता है कि आपका डिलीवरी स्टाइल इस तरह का हो कि अगला बंदा अपील भी हो और अगला बंदा उससे आपकी बात को अंडरस्टैंड भी कर रहा हो। ठीक है, तो ये 6th पॉइंट है। 7th पॉइंट, 7th पॉइंट फिर वही 4V है। ठीक है, 4th V वो मैंने ऊपर शामिल इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो नीचे आ रहा था 7th पॉइंट पे। ठीक है, तो 4th V, बी सिंसियर। फिर वही वाली बात कि हम कोई आर्गुमेंट जीतने नहीं जाते। ठीक है, हम वहां पर कोई किसी को हराने, किसी की हार को साबित करने, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को गलत करने के लिए नहीं जा रहे होते। ठीक है, बल्कि हम उनके खैर खां बन के जा रहे होते हैं, बी सिंसियर। ठीक है, तो कहते हैं अलेक्जेंडर कि देयर आर 3 थिंग्स टू एम एट इन अ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग जब आप कर रहे हो तो आपको 3 चीजों को टारगेट करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट गेट इनटू योर सब्जेक्ट, आपको अपने सब्जेक्ट का मालूम हो। देन गेट योर सब्जेक्ट इनटू योरसेल्फ, फिर आप उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाए तो वो सब्जेक्ट आप पर हावी हो जाए, है ना। जैसे जैसे बाज़ औक़ात नहीं, बल्कि हमने देखा कि जो लोग इकबाल की शायरी से मुतासिर होते हैं, उनका लिबास, उनकी टोपी, वो इकबाल को ही डिटेक्ट कर रहे होते हैं ना। हमें लगता है कि अच्छा भाई ये इकबाल से मुतल्लिक ही कोई बात करेंगे, या कोई अदबी बंदा हो तो हमें पता चल जाता है कि भाई इसको अदब से लगाव है, उसके बोलने से, उसकी शेर व शायरी से, उसके रेफरेंसेस से, उसकी कोटेशन से। तो ये वाली बात होती है व्हेन द सब्जेक्ट गेट इनटू योरसेल्फ, जब वो सब्जेक्ट आप पर हावी हो जाता है। और लेटरली 3rd पॉइंट क्या है, टू गेट योर सब्जेक्ट इनटू द हार्ट ऑफ योर ऑडियंस। ठीक है, और फिर वो वाला पॉइंट आ जाता है कि जो आपका पॉइंट होता है वो आपकी ऑडियंस के हार्ट तक पहुंच जाता है, उनके दिल तक पहुंच जाता है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो दूसरे के दिल में बात उतारने का तरीका यह है कि आप उनकी खैर खाही के अंदाज में बात करें, आप उनको नीचा दिखाने के लिए, आप उनको नो वे कहने के लिए या यू आर रॉन्ग साबित करने के लिए कुछ ना करें, बल्कि आप उनके साथ एक, फिर वही बात कि एक रिलेशनशिप की तरह उनके साथ काम करें, और उस रिलेशनशिप के अंदर आप उनको ये सारी चीजें बताएं कि अच्छा जी आपका फायदा किसमें है, और दीन ने आपको क्या सिखाया है, और आप किस तरह से अपने आप को, अपने माशरे को, अपनी सोसाइटी को, अपने मुल्क को, इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 4th पॉइंट है जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अच्छा जी, इसके बाद सॉरी ये 7th पॉइंट था। 8th पॉइंट है अवॉइड डिस्ट्रैक्टिंग विजुअल्स, वर्बल्स एंड वोकल्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं या आप बात करने कहीं पर खड़े होते हैं, तो आपके इस तरह के कोई डिस्ट्रैक्टिंग विजुअल्स ना हो, वहां पर कोई इस तरह की चीज ना आ रही जो समझ ही ना आ रही हो, या आप इस तरह की कोई बात बोल रहे हो जो, बैठे तो आपके सामने बच्चे हैं और आप वहां पर कोई फारसी का शेर सुनाना शुरू कर दें। ठीक है, तो बच्चों को तो अब उर्दू का शेर भी मुश्किल से समझ आता है, तो फारसी का कहाँ से समझ आना है। बहरहाल जब भी आप अपनी ऑडियंस के साथ बात करें, तो फिर वही बात है कि नो योर ऑडियंस, उनके लेवल पर आकर बात करें, उनके मेंटल जो स्टेट है उसको सामने रखते हुए बात करें, और कोई भी इस तरह का डिस्ट्रैक्टिंग विजुअल ना लगा दें। डिस्ट्रैक्टिंग विजुअल से मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। एक दफा अ, एक दफा मैं एक ट्रेनिंग अटेंड कर रही थी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उस ट्रेनिंग के अंदर जो कंडक्टर थी वो एक फीमेल थी, और अम, ये एक इंटरनेशनल है ना ऑर्गेनाइजेशन,
उनका प्रोग्राम था। तो वो हाईली क्वालिफाइड और हाईली प्रोफेशनल ट्रेनर थी, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ इस तरह की थी, बॉडी लैंग्वेज कह लें या आप बॉडी मूवमेंट्स कह लें, वो इतना ज्यादा मूव कर रही थी, इतना ज्यादा मूव कर रही थी कि वो क्या कह रही हैं या वो क्या समझाना चाह रही हैं, ये तो इस पे तो ध्यान नहीं जा रहा था। लेकिन वो इतना ज्यादा मूव कर रही हैं, इतना ज्यादा मूव कर रही हैं, इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस हो रहा था। हम यही देखते रहे उस सारी प्रेजेंटेशन के अंदर, उस सारे सेशन के अंदर। अच्छा ये अभी ऐसे हिल रही है, अभी ये हाथ हिला रही है, अभी यहाँ खड़ी है, अभी ये भाग के वहां चली गई हैं, अभी ये डाइस के ऊपर है, अभी ये डाइस के नीचे है, अभी ये टेबल पे बैठ गई हैं। तो वो इतनी ज्यादा उनकी मूवमेंट थी, माशाल्लाह से एक्टिव खातून थी, कि हम उस पर नहीं फोकस कर सके कि वो क्या पढ़ा रही थी। लेकिन मुझे इस ट्रेनिंग को किए हुए 8-9 साल हो गए, लेकिन मुझे ये भूलता नहीं है कि वो किस तरह से मूव कर रही थी। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी डिस्ट्रैक्टिंग जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे, आपके मेन फोकस से हटा दे, कोई भी इस तरह का विजुअल हो या वर्बल हो या वोकल हो, इस तरह की कोई भी चीज आपकी प्रेजेंटेशन को जो है वो मुतासिर कर सकती है। अच्छा, मुझे ग्रुप चैट में बताएं कि क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आप समझाने को जा रहे हो और वहां पर कोई इस तरह का इमेज आ गया हो, या वर्बल या वोकल कोई इस तरह की डिस्ट्रैक्शन आ गई जिससे आपको ऑडियंस का ध्यान बढ़ गया हो? अच्छा जी, बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुत बार होता है। जी हाँ, होता है। अच्छा, इसमें ना दो टू वेज होता है। बच्चों का रोना। मैं इसी तरफ आने लगी थी कि बाज औकात तो ये हमारी तरफ से होता है कि हमने प्रेजेंटेशन के अंदर ही कोई ऐसी चीज डाल दी हुई होती है, या हम हमारी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की होती है, या ये आयशा गुलाम रसूल कह रही है एक दफा स्टाफ बार बार खराब हो रहा था। तो हाँ जी, बाजू औकात इस तरह से भी होता है कि कोई हमारे अंदर चीज होती है कि हम जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, और बाजू औकात ऑडियंस की तरफ से भी कोई ऐसी चीज होती है, जैसे बच्चे। ठीक है, कोई बच्चा रोना शुरू कर देता है, या मिसाल के तौर पर मैं तो एक दफा इस बात पर बहुत ज्यादा परेशान हुई कि मैं अच्छा भला प्रोग्राम ले रही थी, और जो फोटोग्राफर थी वहां पर जो उस प्रोग्राम की कवरेज कर रही थी, उन्होंने कुछ इस तरह से चलना शुरू फिरना शुरू कर दिया कि ऑडियंस की सारी अटेंशन मेरे से हटकर उनकी तरफ हो गई। ठीक है, कि कैमरे में तस्वीर ठीक आए, कैमरे में तस्वीर ठीक आने के चक्कर में जो मेरा कम्युनिकेशन एक डेवलप हुआ हुआ था उनके साथ, वो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो जी यस, सो मेनी ज्वेलरी, साइमा बाजी कह रही है सो मेनी ज्वेलरी। हाँ जी, बाजू का आपकी ज्वेलरी और उसकी साउंड इस तरह से होती है कि वो डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देती हैं। ठीक है जी, ये पॉइंट अच्छी तरह से हमारी ऑडियंस को समझ आ गया, और हम खवातीन है तो बच्चे, ज्वेलरी, हमने हील्स कुछ नहीं छोड़ा। ठीक है जी। अच्छा जी, 9th पॉइंट की तरफ चलते हैं। मेक आई कांटेक्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजू का ये होता है कि हम प्रेजेंटेशन देने जाते हैं और हमारी बॉडी लैंग्वेज इस तरह से कवर हो जाती है कि हमारे सामने डाइस होते हैं। तो कोई नहीं, वो जो हमारी काम पे टांग रही होती हैं या टांगे कांप रही होती हैं, वो तो कोई नहीं देखता। हमारा सिर्फ फेस ही नजर आ रहा होता है, और उस पे हम सोने पे सुहागा क्या करते हैं कि अपना मुंह पूरा का पूरा पीछे लगी हुई स्क्रीन की तरफ कर लेते हैं, और वहां पर बस पूरा बोल कर चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंडक्टर्स हमने भी देखे हैं, और ऐसा बहुत दफा हमारे साथ यूनिवर्सिटी में भी होता है ना, कि टीचर आई हैं, हमें नोट्स दिए हैं, स्लाइड्स प्ले की हैं, और उन स्लाइड्स को रीड आउट किया है, और टाटा बाय बाय। हमें कुछ समझ ही नहीं आया, नोट्स ही देने थे, तो हम वहां से देखें, यहाँ पर एक आया है हमारे पास चैट बॉक्स में कि जहाँ पर मेल्स हो वहां पर हम आई कांटेक्ट नहीं करते। तो मेल्स के साथ हमें कनेक्शन डेवलप नहीं करना होता, कम्युनिकेट नहीं करना होता, सिर्फ जरूरत की बात करनी होती है। ठीक है, तो जमाते इस्लामी खवातीन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये एक प्रैक्टिस है कि खवातीन सिर्फ खवातीन में काम करती हैं। ठीक है, तो हमारी ऑडियंस मर्द हजरात हैं ही नहीं। ठीक है, तो जहां पर हमने आई कांटेक्ट डेवलप करना है वहां पर हमारी ऑडियंस श्योरली श्योरली जो है वो खवातीन और तालिबात ही हैं। ठीक है, जिसको हम जिया यूथ के अंदर डिफाइन करते हैं फ्रॉम 18 ईयर्स टू 35 ईयर्स। ठीक हो गया? चलो जी, तो मेक आई कांटेक्ट, आपने जाकर वहां पर रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए
रैपिड रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए आई कांटेक्ट जो है वो यूज करना। अच्छा जी, टेंथ टेंथ क्या है जी? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपने जाना है तो आपके पास पूरा अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको प्रोग्राम पर ग्रिप होनी चाहिए। कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई इस तरह की चीज कोई पूछ ले, तो आपको उसको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना आना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। अल्हम्दुलिल्लाह देखें, ये जो सेशन हमने आज करवाया है ये आप लोग प्रैक्टिस के लिए है ना, कि आपको पता चले कि अच्छा जी कम्युनिकेट किस तरह से करना है और अपनी कम्युनिकेशन को डेवलप किस तरह से करना है। और आप देखो कि ये जो विंटर कैंप हमने आप लोगों के लिए डिजाइन किया है, इसमें हमने कोई फिक्री तरबियत नहीं रखी आप लोगों की, कोई मुतालिया नहीं रखा, बल्कि स्किल्स रखी हैं, है ना। और स्किल्स इसीलिए रखी हैं क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे अजला हमें इनबॉक्स में पूछ रहे होते हैं कि हम अपने ट्रेनर्स को ट्रेन कैसे करें। तो ये ट्रेन द ट्रेनर्स का प्रोग्राम है जिसके अंदर हम आज बैठे हुए कम्युनिकेशन करना सीख रहे हैं, और उसका 10th पॉइंट हम बता रहे हैं आपको, और जो हमें भी बताया गया और सिखाया गया कि प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आपको काम 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 करते रहना है, और इसी से जो है ये इंशाल्लाह हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी चीज है जो स्टैटिक नहीं होती। ठीक है, अगर मैं 1 जनवरी को बैठी हूँ और मैं आपसे बात कर रही हूँ, या कोई भी फर्द बैठा है 1 जनवरी को और वो एक लेक्चर डिलीवर कर रहा है, तो उसका आज का कम्युनिकेशन स्किल, और जो वो 30 जनवरी को बैठा हुआ होगा या वो 30 फरवरी को बैठा हुआ बात कर रहा होगा, उसी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी हुई होगी अगर वो प्रैक्टिस करता रहा होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है, हमारे पास खुद जब ट्रेनर्स आती हैं शुरू में, तो हल्की हल्की आवाज, धीमा धीमा लहजा और नीचे निगाहें और वो सब चीजें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब वो ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजरती हैं तो ये सारी की सारी चीजें ग्रेजुअली इंप्रूव करती हैं। और ग्रेजुअली इंप्रूव करने का यही एक तरीका है कि हम जे या यूथ के प्लेटफॉर्म से उनको मौका भी देते हैं, उनको ऑडियंस भी देते हैं, मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, स्लाइड्स तक हम हाथ में पकड़ाते हैं कि जी आप आए, आप प्रैक्टिस करें और अपनी स्किल को इम्प्रूव करें। तो ये जमात इस्लामी का, जी या यूथ का मुझ पर और आप पर एहसान है कि हमें मौके भी मिलते रहते हैं और हमें ट्रेनिंग्स भी करवाई जाती हैं। अच्छा, फिर आपने अपनी प्रेजेंटेशन बनानी कैसे है? तो जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाएं तो उसके अंदर ये चीज हो कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय प्रेजेंटेशन, मैं प्रेजेंटेशन क्यों बना रही हूँ, मैं वहां पर क्यों जा रही हूँ, मुझे उनको क्या बताना है, क्या कम्युनिकेट करना है। ठीक है, दूसरी चीज, whom आई एम प्रेजेंटिंग टू, मैंने किसको प्रेजेंट करना है। नो योर ऑडियंस वाला प्रोग्राम ने बात ना, कि whom, what do they really already know, वो पहले से क्या जानते हैं, एंड what do they need to know, और उनको क्या बताना है। ये सारी चीजें जब आप नोट डाउन करके अपनी प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो इससे इंशाल्लाह कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी। और फिर व्हाट इज द की मैसेज, की मैसेज क्या है? अच्छा, मैं यहाँ पर 1 मिनट रुकती हूँ, मेरी प्रेजेंटेशन जो है तकरीबन मुकम्मल होने वाली है और मेरा वक्त भी तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। आप मुझे ये बताएं, आपको मेरी प्रेजेंटेशन से या हमारी आज की प्रेजेंटेशन से क्या लगा कि हमारा की मैसेज क्या है? हमारे हमारा की मैसेज क्या है आज की प्रेजेंटेशन का, आज के इस लेक्चर का? मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से सुनना चाहूंगी ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ आया है। मैं आप लोगों का वेट कर रही हूँ चैट बॉक्स में। ये तो मेरी टॉपिक का प्रेजेंटेशन का टाइटल ही है ना आपके, बेटर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल, हैंडल ऑडियंस, बेसिक स्किल सीखना, बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, इफेक्टिव लेक्चर, कॉन्फिडेंस, डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स। नहीं जी, ये नहीं। की लेक्चर क्या है, की मैसेज क्या है प्रेजेंटेशन का? हम दूसरों को अपनी बात कैसे पहुंचा सकते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, की मैसेज क्या है, कैसे कर सकते हैं? जवाब ये होगा, मेरी आज की प्रेजेंटेशन का की मैसेज ये होगा कि हम इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। सवाल तो यही है कि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन करनी है, लेकिन की मैसेज ये होगा कि कैसे करनी है। इखलाक बेहतर करके, इन्वॉल्व ऑडियंस, ये भी ठीक है, लेकिन की मैसेज क्या है? की मैसेज तो कभी यूथ वर्कशॉप में कैसे अच्छी तरह प्रेजेंटेशन करें, इखलाक को बेहतर करें, खुद को प्रिपेयर करें, दूसरों के साथ कैसे मिलना है,
जो सीखा है इसे खुद पर अप्लाई अप्लाई करें। मेन चीज कम्युनिकेशन स्किल। अच्छा जी, थोड़ा सा और यूथ की ट्रेनिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। चले मैं आपको ना अभी मौका देती हूँ थोड़ा सा कि आप अच्छी राय तैयार करना। हमें मैसेज आते जा रहे हैं टू बिल्ड योर पर्सनैलिटी। बहरहाल हम इसको एंड पे एक दफा, मैं आपको 2 मिनट फिर दूंगी, हम इसको सोचेंगे कि आज की प्रेजेंटेशन का इफेक्टिव की मैसेज क्या था। और सबसे एंड वाला पॉइंट यू है, हाउ लॉन्ग डू आई हैव। ठीक है, वक्त से ज्यादा बात ना करें, ऑडियंस भी बोझल होती है, हम खुद भी परेशान होते हैं। ठीक है, फिर ये एक ईआरएस रूल है। ईआरएस रूल क्या कहता है कि आप जब भी प्रेजेंटेशन देने जाएं तो एक्सप्लेन इट, आप से समझाएं आप कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, रीइंफोर्सेस टेन अ स्टोरी। हाँ, एक स्टोरी की तरह उनको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि स्टोरी जो है ना वो इंसान के जहन में रह जाती है, तो उससे वो जाहिर है बार बार जब रिकॉल करेंगे तो उससे मैसेज भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और सबसे एंड पे समराइज इट। ठीक है, तो ये वो काम है जो ईआरएस प्रिंसिपल हमें कहता है कि हमने अपने प्रेजेंटेशन को किस तरह से इफेक्टिव बनाना है। प्रेजेंटेशन का आप मैप देख लें, आप जाकर इंट्रोडक्शन दें, इंट्रोडक्शन के बाद आप की मैसेज दें, की मैसेज के बाद आप उसके की आइडियाज प्रेजेंट करें और एंड पर उसको आप कंक्लूड कर दें। ये 3 चीजें टोटल आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर होनी चाहिए। आप इंट्रोडक्शन दें, की मैसेज दें और उसको कंक्लूड कर दें। मुख्तसर, शॉर्ट, सिंपल, स्टिली। ठीक है, जो सारी बातें हम ऊपर करके आए हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन का मैप जो है वो इस तरह से होना चाहिए। जब आप बिगनिंग करें अपनी प्रेजेंटेशन की तो वो किस तरह से होनी चाहिए। मैं स्लाइड पढ़ने के बजाय आपको ये बताऊंगी कि हमारे हाथ में टीवी कंट्रोल, टीवी का रिमोट होता है, और ये बात आपने पहले भी सुनी होगी। और उस टीवी के रिमोट पर या उस टीवी के चैनल पर 100+ चैनल्स मौजूद होते हैं, ऐसे ही है ना। और एक बटन क्लिक करने में, रिमोट के बटन क्लिक करने में 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगते। तो साइंस ये कहती है कि आपके पास अपनी ऑडियंस के माइंड को क्लिक करने के लिए सिर्फ 10 सेकंड्स होते हैं। आप देखिए, हम कभी टीवी चलाएं ना तो हम एवरी 10 सेकंड्स बटन प्रेस कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि हम अपने डिजायर्ड चैनल तक या जो हम देखना चाहते हैं उस तक पहुंच जाएं। ठीक है, तो ये वाली बात होती है कि आपकी जो बिगनिंग है वो इस तरह की होनी चाहिए कि आप अपने ऑडियंस को जाते साथ ही अपने साथ इन्वॉल्व कर लें, अपने साथ उनको एक रिलेशनशिप में ले आए, कम्युनिकेशन में ले आए, कि ठीक है भी वो ट्यून हो जाए आपके चैनल पर, आपके लेक्चर में, कि हाँ जी हमने यही सुनना है, हमने यही करना है। तो आपकी बिगनिंग जो है वो इस तरह की होनी चाहिए। मिडिल में क्या करें? मिडिल में टॉक अबाउट योर ऑडियंस। ठीक है, अपनी ऑडियंस के बारे में बात करें, उनसे बात करें। ठीक है, एक लेकिन यहाँ पे एक लफ्ज लिखा हुआ है, टॉक अबाउट योर ऑडियंस नॉट टू देम। उनसे खाली बात ना करें, उनके बारे में बात करें। ठीक है, फिर वही वाली बात कि आपकी इंटेंशन क्या है, आप उनको लिसन करते हैं कि नहीं करते, आप उनको जानते हैं कि नहीं जानते। ये वाली सारी चीजें जब होंगी तो फिर इंशाल्लाह आपका अपनी ऑडियंस के साथ एक रिलेशनशिप भी डेवलप हो जाएगा। और इन द मिडल फिर आपके पास आ रही है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात अगर आप करें, देखें सारी मीटिंग जो है वो सो गई, लोगों को बोरियत होनी शुरू हो जाती है। और लिटरली हमने ऐसी मीटिंग्स अटेंड की हैं, आप लोगों ने भी की होंगी, जिसमें बंदा सो जाता है ना। कभी कभी यूनिवर्सिटी में लेक्चर भी हो रहा हो ना, तो बीच में बंदा सो जाता है, उसे बोर लग रहा होता है। तो वजह यही होती है कि वहां पर जो हमारा कंडक्टर होता है वो क्लास का इंटरेस्ट या कम्युनिकेशन जो है उससे द गैप लेके आ चुका हुआ होता है। और एंड पे क्या करें? एंड पे ये करें जैसे एक कॉमेडियन करता है। अगर आप किसी कॉमेडियन के पास जाएं तो जब आप वापस आएंगे तो आप जाहिर है हंसी में लोटपोट हो रहे होंगे, है ना। तो जब भी आप इस स्पीकर से मिलकर या उसका लेक्चर सुनकर आए तो द स्पीकर शुड लीव यू थिंकिंग। ठीक है, जब आप उसके लेक्चर से निकले तो आपको सोच में पड़े हुए होना चाहिए। ठीक है, ये वो चीज है जो बताएगी कि हाँ जी उस बंदे की प्रेजेंटेशन इफेक्टिव थी या नहीं थी। अगर तो नहीं थी तो फिर तो आपने बस वो टाइम पास ही किया ना, आप वहां बैठे गए और जब टाइम खत्म हो गया तो आप आ गए। लेकिन जिस तरह से हम किसी कॉमेडियन के पास से उठ के आते हैं तो हम हंस रहे होते हैं, इसी तरह से जब हम किसी स्पीकर को सुनकर आए तो हमें सोच में होना चाहिए। ठीक है, या अगर आप स्पीकर हैं तो आपकी ऑडियंस को सोच में होना चाहिए। तो अगर इस तरह का एंड आप करते हैं तो वो इफेक्टिव भी होता है। और फिर हम ये बात कहते हैं कि हाँ जी हमने अपना पॉइंट इफेक्टिवली डिलीवर कर दिया। फिर यूज ऑफ पावर पॉइंट। जब आप पावर पॉइंट यूज कर रहे हो तो आपको ये
बात बार बार याद रखने वाली है कि यू आर द स्टार ऑफ योर शो। आप वहां पर मौजूद हैं लोगों को समझाने के लिए, नॉट योर पावर पॉइंट। ठीक है, वही वाली बात कि हमारे टीचर्स जो हैं प्रेजेंटेशंस लगा देते हैं, स्लाइड्स भी दे देते हैं, नोट्स भी दे देते हैं और उनको रीड आउट करके चले जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर सब कुछ पावर पॉइंट ही हो जाता है, सब कुछ नोट्स ही हो जाते हैं, टीचर जीरो हो जाते हैं। लेकिन जब आप प्रेजेंटेशन देने जाएं, कोई सेमिनार कंडक्ट करवाने जाएं, तो यू मस्ट नो दैट यू आर द स्टार ऑफ योर शो। ठीक है, और पावर पॉइंट के अंदर आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? खैर, आप लोगों को तो बनी बनाई प्रेजेंटेशंस मिल जाती हैं, बहरहाल ये कुछ चीजें हैं जो इसमें लिखी हुई हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। और सबसे एंड पे क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, जब आप क्वेश्चन आंसर्स अपनी ऑडियंस से ले रहे हो तो आपको काम भी होना चाहिए, ऑनेस्ट भी होना चाहिए, आपको ओपन माइंडेड भी होना चाहिए, क्रिटिसिज्म भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, और बी प्रिपेयर्ड, इसके लिए तैयार भी होना चाहिए। ठीक है, चलो जी, आज की स्लाइड प्रेजेंटेशन की मैं अगर एंडिंग करूं तो समरी ये है कि बी सिंसियर। ठीक है, ये वैसे पॉइंट्स ना ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, पूछने मैंने आपसे थे लेकिन मेरा टाइम पूरा हो गया है, तो बहरहाल आप इनको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, आप मुझे ये बता दें कि हमारी आज की प्रेजेंटेशन का की मैसेज क्या है। जल्दी से बता दें, इससे पहले कि मेरा कैमरा और मेरा माइक म्यूट कर दिया जाए, क्योंकि मेरा टाइम खत्म हो चुका है। Key message is to analyze the level of our communication skills and to follow tips and practice। हबीबा कह रही हैं, हमारा कह रही हैं की प्रैक्टिस। हाँ जी, खदीजा कह रही है कम्युनिकेशन लेवल बनाना, कम्युनिकेट लेवल बनाना कह रही है। हाँ जी, कोई और बताना चाहेगा कि हम अपनी कम्युनिकेशन को आज की प्रेजेंटेशन को किस तरह से की मैसेज लेकर आएंगे? इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन, खुद को तैयार करना, अपनी ऑडियंस तक पहुंचने, अपने पैगाम पार कराएं। हाँ, पुरतासीर प्रेजेंटेशन की तैयारी, हाउ टू डिलीवर मैसेज टू आवर ऑडियंस इन अ बेस्ट वे, बैकग्राउंड टिप फॉर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। अच्छा चलिए, मैं इस बात को समेटती हूँ। मैं अगर बताऊं कि आज की प्रेजेंटेशन का की मैसेज क्या था, तो ध्यान से सुने। आज की प्रेजेंटेशन का की मैसेज ये है कि आपको अपनी ऑडियंस के साथ एक रिलेशन डेवलप करना है कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, आपको अपनी ऑडियंस के साथ एक रिलेशन डेवलप करना है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो जब आपके रिलेशन होगा तो इंशाल्लाह आप इफेक्टिवली इसको कम्युनिकेट भी कर सकेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो गया है, लेकिन प्रोग्राम अभी खत्म नहीं हुआ। अस्ता नूर साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं। अस्ता नूर साहिबा एंगर मैनेजमेंट पर आज का प्रोग्राम लेंगी। अस्ता, आप मौजूद हैं तो प्लीज अपना प्रोग्राम स्टार्ट करें। अस्ता। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपना एक और मोटिवेटेड और इससे इंफॉर्मेशन मुफीद हमने अपना लेक्चर मुकम्मल कर लिया है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को बेहतरीन तरीके से उसको समझ भी आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग
आगे भी इसी तरह से चलेंगे। सब तैयार हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर मेरी आवाज़ सब तक पहुंच रही है तो मुझे चैट बॉक्स में बता दें ताकि हम अपना टॉपिक शुरू कर सकें। ठीक है, जज़ाकल्लाह। चलें जी, आवाज़ भी आ रही है। हम शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारा जो टॉपिक है वो एंगर मैनेजमेंट है, और हमारे पास जो है वो वक्त ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का है। टॉपिक जो है वो काफ़ी एक्सटेंसिव है, यानी एंगर मैनेजमेंट और इस तरह की दीगर जो भी चीज़ें जो पर्सनालिटी ग्रूमिंग या बिहेवियरल चेंजेस से ताल्लुक़ रखती हैं, वो बहुत प्रैक्टिस भी मांगती हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, लर्निंग टेक्निक्स, ये सब चीज़ें मांगती हैं। लेकिन चूंकि हमने अपने वक्त के अंदर इसको ख़त्म करना है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ ऐसे बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स को रिवाइज करें जो हमारे जज्बात को मैनेज करने में मुआविन हो सकती हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। कुछ ऑडियंस, आप लोगों ने तो कम्युनिकेशन लिया, इतना अच्छा प्रोग्राम पूरे 1 घंटे का, तो उम्मीद है कि अच्छी कम्युनिकेशन रहेगी चैट बॉक्स में आप सब लोगों से। सही। तो ये बताइए सबसे पहले तो कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि उनके एंगर इश्यूज सॉल्व होने चाहिए या उनको मैनेज करने आना चाहिए। सही, बहुत सारे लोगों को लगता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ज़िंदगी के अंदर ऐसे स्टेजेस भी होते हैं ना, जैसे हो सकता है कि आपको इन योर यूथ और यंग एजेस में गुस्सा इतना ना आता हो, लेकिन वक्त के साथ साथ अब आने शुरू हो गया है। हो सकता है पहले कुछ सेहत के मसाइल ऐसे ना होते हों, लेकिन अब हैं तो आता है। या आपके सर्कमस्टेंसेस ऐसे चेंज हो गए हैं कि अब आपको गुस्सा आने लग गया है, या पहले कम आता था अब ज़्यादा आता है। तो ये तो एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है ना। असल में बात यह है कि जिसको जितना गुस्सा आता है वो उसको ये आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो जाए कि वो हेल्दी रेंजेस में है या नहीं। और अगर कोई अपने गुस्से से परेशान है, तो उसको उसके मैनेजमेंट के कुछ टेक्निक्स पता चल जाए, जो कि हम आज के प्रोग्राम में सीखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि असल में गुस्सा क्या चीज़ है, यानी ये कैसा इमोशन है। नॉर्मल इमोशन है, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, या आ सकता है? आप क्या कहते हैं? अच्छा, सही। अच्छा, चैट बॉक्स में साथ साथ देख लेती हूँ। बहुत सारे लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल, पहले नहीं आता था, बहुत ज़्यादा आता है, और मैं बहुत परेशान हूँ अपने आप से। आना भी चाहिए गुस्सा और नहीं भी आना चाहिए, नॉर्मल इमोशन है, बिल्कुल नॉर्मल इमोशन है, इमोशनल स्टेट है, हर किसी को गुस्सा आता है। लेकिन किसी की इंटेंसिटी गुस्से की कम होती है, खाली आपको उलझन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा कुछ। और यहाँ से ये वेरी कर सकता है एक स्ट्रॉन्ग रेज एग्रेशन में, जिसमें इंसान अपने ऊपर से काबू खो दे, ऐसे अल्फाज और ऐसे बिहेवियर का इस्तेमाल करे जो कि अनएक्सेप्टेबल है, जिससे दूसरों को नुकसान हो सकता है। तो बात यह है कि इट इज़ ओके टू फील एंगर, लेकिन अगर वो गुस्सा आपको ओवरटेक कर ले और आप एक ऐसे तरीके से बिहेव करने शुरू कर दें जो कि अनएक्सेप्टेबल है, तो ये ठीक नहीं है। अम, ये समझ लें कि ये जो इमोशन है ना, गुस्सा, ये असल में एक टेस्टिंग इमोशन है, यानी आपके अंदर रखा गया है और आपको इसके जरिए टेस्ट किया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि ये एक शैतान की तरफ से है, यानी ये एक शैतान की उकसाहट है असल में, जो कि जिसको हम कहते हैं कि अच्छा ये हमें एकदम से इतना शदीद गुस्सा आ गया। और फिर ये कि ये भी है कि इंसान एक ऐसा टेस्टिंग इमोशन है कि जो इंसान से ना, यानी शैतान इसको एज अ टूल इस्तेमाल करता है। यानी आप बहुत गुस्से के अंदर एक ऐसा इंसान से हो जाता है, ऐसे वो काम कर लेता है, ऐसे वो अल्फाज अदा कर लेता है जिनसे या तो आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचता है, बाज़ औक़ात तो रिश्ते ख़त्म भी हो जाते हैं, या इवन के गुस्से में कत्ल भी लोग कर देते हैं। तो इससे पता चलता है कि कितना पावरफुल इमोशन है, और शैतान जो है वो इस इमोशन को किस तरीके से इस्तेमाल करता है इंसान के को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो गुस्सा जो है वो प्रॉब्लम तब बनता है
जब आप गुस्से में वॉयलेंट हो जाएं, जब आप गुस्से में कुछ नुकसानदेह हरकतें करें, कुछ ऐसा बोले वर्बली जो कि नहीं बोलना चाहिए, कुछ ऐसे काम करें जो कि डिस्ट्रक्शन में आते हैं। मिसाल के तौर पे गुस्से में गाली देना, गुस्से में ऐसे अल्फाज कहना, बद्दुआएं देना, गुस्से में हाथ उठाना, मारपीट करना, या फिर गुस्से में जो है वो बर्तन उठा के फेंकना, चीजें उठा के फेंकना, दरवाजा मारना, ये सब जो है ये चीज साइंस इंडिकेट करते हैं कि आपका गुस्सा जो है वो नॉर्मल नहीं है, बल्कि वो एक प्रॉब्लम बन गया आपके लिए। फिर ये कि गुस्सा तब भी प्रॉब्लम है जब वो आपके फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट करना शुरू करे। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा कि जिनको ज्यादा गुस्सा आने शुरू हो गया उनको बहुत सारे फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी एक है। फिर ये भी फिजिकल हेल्थ में और भी चीजें आती हैं, इसमें ये भी आता है कि आपको गुस्से की वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स शुरू हो गए हैं, आप नेगेटिव माइंडसेट में रहते हैं, आप चीज़ों को पॉजिटिवली नहीं परसीव कर पाते, आप क्या कहना चाहिए, एक एंजाइटी ज़्यादा होने शुरू हो गई है, स्ट्रेस ज़्यादा होने शुरू हो गया है। फिर गुस्सा तब भी प्रॉब्लम है जब आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो मुतासर होने शुरू हो जाए, आपकी दोस्ती या आपका ताल्लुक या आपका घर के अंदर बच्चों के साथ या घर वालों के साथ या पार्टनर के साथ या सहेली दोस्त के साथ या वर्क लाइफ के अंदर अपने कॉलीग्स के साथ आपका ताल्लुकात गुस्से की वजह से मुतासर होने शुरू हो जाए। अब चाहे आप उसमें बाद में कितनी माजरतें करें, लेकिन वो जो एक चीज खराब हो गई है आपके गुस्से की वजह से, जब वो होने शुरू हो जाए जिंदगी के अंदर, तो भी हमें सीरियसली सोचना चाहिए कि हम क्या करें कि हमारा गुस्सा जो है वो कंट्रोल हो। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो किन चीज़ों से गुजरती है। मतलब इतना पावरफुल इमोशन है कि आपसे क्या नहीं करवा लेता। तो ये जिस्म पर भी कोई आसान नहीं होता गुस्सा आना। यानी आपकी बॉडी जो है पूरे डिफरेंट फ्रेम ऑफ वर्क में चली जाती है, फाइट और फ्लाइट में। आपके स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा। आपका ब्रेन जो है ना वो आपके मसल्स को तैयार करता है इस बात के लिए कि आपको कुछ फिजिकल एक्ट करना है। आपको मसल टेंशन होती है, बॉडी के अंदर महसूस हो रहा हो कि चूंटियां रेंग रही हैं या पसीने आ रहे हैं या हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं। फिर ये कि आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, आपकी सांस तेज हो जाएगी। तो सोचिए ये सारी चीजें जो हैं, जो बॉडी के अंदर चेंजेस हैं, ये अगर दिन में मल्टीपल टाइम्स आना शुरू हो जाएं, सुबह भी आ रही हैं, दोपहर में भी आ रही हैं, शाम में भी आ रही हैं, किसी की बात से भी आ रही हैं, किसी के रवैये से भी आ रही हैं, किसी की फोन का कॉल से भी आ रही हैं, तो ये इन द लॉन्ग टर्म कितना बुरा हो जाएगा आपकी सेहत के लिए। यही वजह है कि जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं उनको फिर मुस्तकिल सर दर्द, हेडेक्स, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, गट इश्यूज और कार्डियक इश्यूज, ये सब होते रहते हैं, हो जाते हैं। तो इस बारे में भी जो है वो ये हमें ये बताता है कि ये कोई हमारे जिस्म पर आसान नहीं है, ये इमोशन जो कि जिससे हम बार बार गुजरते हैं। यही वजह है, हम अगली स्लाइड पे देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हमें पता चलती है, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए, कि जिसमें आपने फरमाया कि ताकतवर वो नहीं है जो किसी कुश्ती में किसी को पछाड़ दे, बल्कि ताकतवर इंसान वो है जो गुस्से में अपने ऊपर काबू पा ले। यानी कितनी ज्यादा जो मिसाल है वो कैसे दे दी कि ताकत असल में ये नहीं कि आप अपने जो ओपोनेंट है रिंग के अंदर उसको काबू कर दें, बल्कि आपको अपने गुस्से पर अगर पा लें आप, तो ये जो है वो असल में ताकत का साइन है। फिर इसी तरह गुस्से की इंटेंशन ये भी पता चलती है कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस से ही पता चलता है। अब नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए, कि किसी बंदे ने अल्लाह के नज़दीक गुस्से के घूंट से बढ़कर कोई घूंट नहीं पिया जिसको अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए पी लेता है। और सूर्य आले इमरान की आयत में ये भी पता चलता है कि अल्लाह ताला एहसान करने वालों की खसूसियत बताते हैं, मोहसिनीन की खसूसियत बताते हैं कि वो लोग जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूरों को माफ़ कर देते हैं। तो एक और हदीस बुखारी की भी हमें मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने कहा कि मुझे कोई ऐसी बात बताइए जिस जो मेरे लिए काफ़ी हो जाए। तो आपने फरमाया कि ला तगज़ब, गुस्सा नहीं करो। और आप मुस्तकिल ये कहते रहे 3 मरतबा से ज्यादा कि ला तगज़ब, गुस्सा मत करना, गुस्सा मत करना। यानी गुस्सा जो है वो असल में इंसान की अक्ल को माऊफ कर देता है और इंसान के अपने आप से कंट्रोल खो देता है और वो ऐसे काम कर लेता है कि जो कि उसको नहीं करने चाहिए। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि हमने गुस्सा जो है वो कैसे मैनेज करना है। नेक्स्ट स्लाइड पर जाइए,
एंगर मैनेजमेंट असल में क्या होता है। एंगर मैनेजमेंट गुस्से को पी जाना या उसको कंट्रोल कर लेना या उसको मैनेज करना, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने अपना जो इमोशन है उसको दबा दिया है, अब आपको अंदर से गुस्सा आए जा रहा है और आप ऊपर से उसको शो नहीं कर रहे, ऐसे नहीं है। बल्कि ये है कि आप अंडरस्टैंड द मैसेज बिहाइंड द इमोशन, यानी गुस्सा क्यों आ रहा है, और उसके एक्सप्रेशन का बेहतर तरीका विदाउट लूजिंग योर कंट्रोल। ठीक, ये असल में एंगर मैनेजमेंट है कि गुस्सा आना फितरी है, लेकिन उस गुस्से में आप रिएक्ट कैसे करेंगे, अपना रिस्पॉन्स कैसे बनाएंगे कि वो एक हेल्दी रिस्पॉन्स हो, बजाय ये कि वो डिस्ट्रक्टिव हो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। सबसे पहले तो हम दिन में देखिए बहुत मर्तबा गुस्सा आता है, बीइंग खवातीन और भी ज्यादा गुस्सा आता है बहुत सारी चीजों पे। तो अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करें कि मुझे क्या चीज गुस्सा दिलाती है, कि ने क्या ऐसी चीज होती है जो मेरे अंदर जो उबाल है, एकदम जो एक उकसाहट है, जो एक इमोशन है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आया वो कामों का प्रेशर है, आया वो मैं किसी और बात पे परेशान हूँ, कंफ्यूज्ड हूँ, उसकी वजह से मैं गुस्सा कर रही हूँ, या ये कि एक नेगेटिव माइंडसेट में इंसान होता है तो गुस्सा कर रहा होता है। जैसे कि पहला पॉइंट हमारे पास ये कि क्या क्या चीजें हो सकती है जो इंसान को ट्रिगर कर सकती हैं। पहला ये कि असल में मसला कहीं और है, यानी मुझे प्रॉब्लम कहीं और हुआ, मैं किसी की बात से हर्ट हो गई, मुझे कोई इनसिक्योरिटी डेवलप हो गई कि अच्छा फलां मेरे से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फलां को मुझसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल गई। सही, असल में बात ये है, लेकिन वो निकल कैसे रही है, चीजों पे गुस्से में, बच्चों पे गुस्से में, कॉलीग्स के साथ गुस्से में। तो ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि अगर मिसाल के तौर पे मुझे सुबह के वक्त गुस्सा आता है, अगर सुबह मैं उठती हूँ तो मेरा मूड बहुत खराब होता है और मैं बच्चों पे बहुत गुस्सा करती हूँ, या मैं जाती हूँ अपने इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो मेरा दिल नहीं चाह रहा होता मैं किसी से बात करूँ। तो ये आइडेंटिफाई करना कि वो सुबह के टाइम क्या चीज ट्रिगर कर रही होती है। आया इस बात की एंजाइटी है कि सब लोग टाइम से निकल जाएं, सब लोग तैयार हो जाएं, या इस बात की एंजाइटी है कि मैं टाइम से कहीं पहुंच जाऊं, मेरी सब चीजें जो हैं वो इन टाइम मैनेज हो जाएं, ये है। या अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि मुझे हमेशा गुस्सा बच्चों के इस एक्ट पर आता है, तो वो भी एक अलग ट्रिगर है जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर ये कि चाइल्डहुड लर्निंग में ये होता है कि बाज़ औक़ात हम अपने माहौल के अंदर, जब हम बच्चे थे, हमने एक ऐसे अनहेल्दी एक्सप्रेशंस देखे कि हमें लगा कि ये नॉर्मल है। मिसाल के तौर पे हमारे बड़े ऐसे गुस्से का इजहार करते थे कि वो मारपीट करते थे, या वो कुछ ऐसे जुबान से अल्फाज अदा करते थे, कोई बददुआ, कोई गालम गलोच, कोई जुमला जो कि अनइंटेंशनली हमारी जुबान से भी अदा होते हैं। यानी ये चाइल्डहुड लर्निंग है, नहीं वो चीजें जो हमने गुस्से के एक्सप्रेशन के लिए अपने माहौल से सीखी, वो हमें नॉर्मल लगती हैं। तो इसको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आया जो मैं गुस्से में जैसे बिहेव करती हूँ वो कहाँ से आया, वो मैंने अपने इर्द गिर्द माहौल से सीख लिया, वो मुझे नॉर्मल कैसे लगता है। फिर ये कि नेगेटिव थॉट पैटर्न, ये भी बाज़ औक़ात हमारे गुस्से को ट्रिगर करता है। मिसाल के तौर पे चीज़ों को मैंने ओवर जनरलाइज कर लिया, मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसे होता है, आप हमेशा ही मेरी बात नहीं सुनते हैं, सही, या मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। यानी होगा वो एक सिनेरियो, लेकिन इंसान उसको ओवर जनरलाइज कर लेगा और गुस्सा करना शुरू कर देगा। फिर नेगेटिव थॉट पैटर्न में ये भी आता है कि मैं जो मेरे जहन में परफेक्शन का क्राइटेरिया है, मैं उससे जुड़ी जाऊं, मैं कहूँ कि अच्छा जो मैंने सोचा ये होना चाहिए वो वैसे ही होना चाहिए, अगर वो वैसे नहीं होगा तो गुस्सा आएगा। फिर मैं किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज करने को, या अगले की बात अगर मुझसे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखता है उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूँ। मैं समझती हूँ कि मेरे पार्टनर, मेरे फ्रेंड्स, मेरे बच्चे, मेरा काम वो मेरे मुताबिक होना चाहिए। अगर ये माइंडसेट है तो भी बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर ये कि हमें कुछ और इमोशन ना एक्सप्रेस करने नहीं आ रहा, हमें हमारी सोसाइटी ट्रेन नहीं करती कि हमें अपने इमोशंस को कैसे आइडेंटिफाई और एक्सप्रेस करना है। जब वो नहीं आता तो हमारे पास एक गुस्सा बचता है जो हम आसानी से कर लेते हैं। फिर कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी ऐसे हो सकते हैं जो कि हमें नहीं पता, या हमें पता भी हैं, जिनकी वजह से हमें गुस्सा आ रहा है। मिसाल के तौर पे हम ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ है, कुछ और फिजिकल एलिमेंट्स हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो गुस्सा आता है। फिर एक और हमें कमेंट बॉक्स में जो है कि एक्सेसिव फ़ोन यूजेज
जो है ना ये भी है। ऑफ किड जिस बात पे गुस्सा आता है बिल्कुल। और अगर आप खुद एक्सेसिव फोन यूज कर रहे हो तो भी आपको गुस्सा ज्यादा आएगा, क्योंकि स्क्रीन टाइम जो है वो हमारे मूड पैटर्न्स को चेंज करता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। पहली बात तो हमने कर ली कि हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें दिन में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार भी गुस्सा आता है उसकी वजह क्या है, आपने ये आइडेंटिफाई करना है। दूसरे पॉइंट पर चलिए, नेक्स्ट स्लाइड पर। दूसरा पॉइंट जो है वो हमारे पास ये है कि जब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो हमने दूसरी प्रैक्टिस जो करनी है वो ये करनी है कि हम अपना अराउजल कंट्रोल करते हैं। अराउजल का मतलब ये है कि वो जो गुस्से की एक वेव है ना, एक लहर जो अंदर अंदर पैदा होती है, जिसमें आप थप्पड़ लगा दें, जिसमें आप गलत बात बोल दें, जिसमें आप गाली दे दें, जो एक फौरी रिएक्शन है, उसको कंट्रोल करना। और मैं देखती हूँ कि अगर हम सीरत के अंदर देखें और अहादीस की तालीमात में देखें कि यही सिखाया गया है। आप जितनी एंगर मैनेजमेंट की जितनी भी ट्रेनिंग्स ले ले, उसका जो एसेंस है ना वो ये है कि जो गुस्से का वक्त है, जिस वक्त वो इमोशन आपके ऊपर हावी हो रहा है, उस वक्त में आप उसको काबू कर लें। फिर चाहे आप जो मर्जी करें, यानी उसके बाद की चीजें जो है ना वो बाद की चीजें हैं, उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे एक्सप्रेस करना है वो बात की। जो पहला करने का काम है वो ये है कि आपका जो अराउजल है वो कंट्रोल हो जाए। उसके लिए क्या करें, सबसे पहले टेक अ पॉज, अपने आप को काम करिए और खामोश रहिए। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मिलती है कि आपने फरमाया कि सिखाओ और आसानी पैदा करो और मुश्किल मत करो, और तुम में से किसी को गुस्सा आ जाए तो उसे चाहिए कि खामोश हो जाए। और पता है सबसे जो मुश्किल बात है गुस्से के अंदर वो यही है कि इंसान उसको खामोशी इख्तियार कर ले। और वो जो पॉज है ना वो लेना असल में वो है कि गुस्से पर अपने ऊपर काबू पा लेना। आप किसी गलत बात कहने और गलत हाथों का और किसी अपने रवैये का इस्तेमाल करने से रुक जाएं। फिर ये कि हमें हदीस से एक और बात पता चलती है जो उस मोमेंट में करनी चाहिए, वो है आउज़ु बिल्ला पढ़ना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी मिलती है कि आप जो है फुहश गो नहीं थे, और आप लानत मलामत करने वाले नहीं थे, और आप गालियां नहीं देते थे। आपको बहुत गुस्सा आ जाता तो आप सिर्फ इतनी बात कह देते थे, उससे क्या हो गया, उसकी पेशानी खाक आलूद हो, यानी बस इतनी बात कह देते थे। और इसके अलावा ना तो लानत मलामत करते थे, ना गाली देते थे, और ना ही कोई फोहर जबान का इस्तेमाल करते थे। तो आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं कि और हम अराउजल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वो ये है कि आप खामोश हो जाएं, आउज़ बिल्ला पढ़ें और डीप ब्रीदिंग करें। हमने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी सीखी हुई हैं कि कैसे करते हैं। ऐसे ब्रीथ करना कि आपका माइंडफुल ब्रीदिंग, कि आप बाकायदा सोचें कि मैं गहरा सांस ले रही हूँ, मैं सांस अपने अंदर लेके जा रही हूँ, मेरे अंदर एक फ्रेश एयर जा रही है, और मैं बाहर सांस निकाल रही हूँ। यानी अपने ब्रीथ करते हुए अपने आपको प्रेजेंट माइंड के साथ ब्रीदिंग करना, गहरा सांस लेना, 2 मिनट के लिए खामोश हो जाना, और फिर अपनी पोजीशन चेंज कर लेना। ये भी हमें हदीस से मिलता है, और ये भी हमें आज की जो मॉडर्न साइंस है वो बताती है कि पोजीशन चेंज करने से इंसान का जो जहन है वो उस सिचुएशन से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स गुस्सा हो तो उससे और वो खड़ा हो तो चाहिए कि बैठ जाए, और अगर उसका गुस्सा चला जाए तो ठीक, नहीं तो लेट जाए। तो इससे ही पता चलता है। यहाँ से ये भी हो सकता है कि आप उस जगह से हट जाएं, आप जिस भी माई उसमें हैं, स्पेस में हैं, आप उस स्पेस को चेंज कर लीजिए। आप कमरे में हैं, आप बाहर निकल जाइए। आप कुछ भी कर रहे हैं, यानी कोई काम कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। सही। फिर ये कि वजू करना, पानी पीना, ये सब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चलता है कि एंगर जो है वो शैतान की तरफ से आता है, गुस्सा शैतान की तरफ से। और शैतान जो आग से पैदा किया गया है, और जिसको गुस्सा आए तो वो क्या करे, वजू कर ले, इसलिए क्योंकि पानी आग को ठंडा कर देता है, बुझा देता है। तो असल में ये सारी जो अराउजल कंट्रोल करने की टेक्निक्स है ना, ये है कि आपको अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करना है। वो जो गुस्से की एक लहर है ना उठ रही है अंदर से, उसको ब्रेक करना है, उसको तोड़ना है। जब वो टूट जाएगी तो फिर इंसान का दिमाग कुछ सोचने और समझने के काबिल होगा। तो कुछ जनरल ऐसी टेक्निक्स भी आती हैं, जैसे अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, कि आप रैंडमली कुछ और सोचना शुरू कर दें, आप कुछ काउंटिंग करना शुरू कर दें, आप बैकवर्ड्स काउंटिंग 10 to 1 करना शुरू कर दें, आप कुछ बैकवर्ड्स अल्फाबेट्स पढ़ना शुरू कर दें। यानी कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके दिमाग को उस वक्त
डिस्ट्रैक्शन मुहैया कर दे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि जो तीसरा करने का काम है वो क्या है। हमने अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई किए सबसे पहले, फिर हमने अपने अराउजल को कंट्रोल करने की टेक्निक सीखी, और तीसरा पॉइंट ये है कि आप अपने गुस्से को एक्सप्रेस कैसे करें। हेल्दी एक्सप्रेशन ऑफ एंगर क्या होता है। पहली चीज इसमें ये है कि कॉन्फ्लिक्ट को पॉजिटिवली रिजॉल्व किया जा सकता है। जब भी आप अपने एंगर को आइडेंटिफाई करेंगे ना, ट्रिगर्स को, कि कौन कौन सी चीजें मुझे परेशान करती हैं और उन पे मैं कैसे बिहेव करती हूँ, तो वो आपको ये बताएंगी कि ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है वो पॉजिटिवली रिजॉल्व हो सकती है। उसके लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट होना, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोचना ही बहुत जरूरी है। यानी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से हल करने की कोशिश करना, अपने रिस्पॉन्स को बेहतर तरीके से कंस्ट्रक्ट करना, और उसको एक अच्छे डिस्ट्रक्टिव नहीं कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर में चेंज करना। और इससे जो गुस्से का एक नेगेटिव एक्सप्रेशन है ना, कि इंसान चीजें उठा के फेंकना शुरू कर दे, गलत जुबान का इस्तेमाल करे, उससे सिर्फ हमारी सेटिस्फेक्शन है, उससे ना तो हमारे ताल्लुकात सही हो रहे हैं, यानी उन पे भी असर पड़ रहा है, हमारे बच्चों पे असर पड़ रहा है, हमारे माहौल पे असर पड़ रहा है। आप कैसा लगता है अगर आपने बच्चों पे गुस्सा कर रहे हो, तो बच्चों के लिए वो माँ जो इतनी लविंग है, जिनकी हर जरूरत उनसे जुड़ी हुई है, वो कैसे सेटल होंगे, आपको कैसे देखेंगे? आपको कोई वार्डन के तौर पे देखेंगे, कोई जेलर के तौर पे देखेंगे, कोई मॉन्स्टर के तौर तौर पे देखेंगे? तो ये सब चीजें तो आपके ताल्लुकात को बहुत मुतासिर करेंगी। तो इसकी निस्बत कोई भी मसला है, आया वो किसी के साथ किसी को अपनी बात समझाने का मसला है, या अपने घर में डिसिप्लिन या सफाई का मसला है, या कॉलीग्स के साथ एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप बनाने का मसला है, वो पॉजिटिवली हैंडल हो सकता है अपने आप को ये बात समझाना है। दूसरी चीज ये कि फॉरगिवनेस यानी माफ करना। अल्लाह ताला ने ये मैंने इसलिए डाला क्योंकि जो आयत है ना उसमें ये है कि गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं। यानी वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास, ये बहुत अहम क्वालिटी है। यानी इंसान के अंदर लोगों को माफ करने की सलाहियत पैदा हो जाना, ये जिंदगी को आसान कर देता है। हर चीज पकड़ने की, हर चीज रिस्पॉन्स करने की, हर चीज के ऊपर तबसरा करने की नहीं होती। कुछ चीजें जाने दें, कुछ चीजें इंसान आप पकड़ के दिल में रख के क्या कर लेंगे, अपनी की हेल्थ मुतासर होगी और चीजें जो है मुतासर होंगी। फिर ये कि प्रेजेंट सिनेरियो, जो भी गुस्से का सिनेरियो ना, सिर्फ उस पे फोकस करिए जो आपको बात परेशान कर रही है, जिस पर गुस्सा आ रहा है उसको फोकस करिए। हम क्या करते हैं गुस्से में, हमें पिछले सारे कनेक्टेड ट्रॉमास याद आ जाते हैं। हमारी बात शायद अपने पार्टनर के साथ रात देर से घर आने पे हो रही होगी, लेकिन उसके साथ कनेक्टेड हमारी पिछली जितनी बहसें हैं हम उसको भी साथ जोड़ लेंगे। हमारे आपस के ताल्लुकात अगर घर वालों के साथ ठीक नहीं है, तो अगर हम एक स्पेसिफिक सिनेरियो पे बैठे हुए हैं बात करने के लिए, जिससे मुझे गुस्सा आता है, तो मैं पिछली सारी ABC करके बातें साथ जोड़ लूंगी। तो ये चीजें भी जो हैं वो मुश्किल पैदा करती हैं गुस्से को कंट्रोल करने में। फिर ये कि ऐसा एंगर डायरी या एंगर जर्नल बना लें जिसमें हम अपने ऊपर काम कर सकें। मिसाल के तौर पे कोई भी गुस्से की सिचुएशन हुई, मैंने गलत बिहेव किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, बाद में मुझे अफसोस हुआ, तो अब मैं उस डायरी में उस सिचुएशन को लिखूं कि क्या पेश आया, मैंने क्या फील किया, मैंने कैसे बिहेव किया, और मैं क्या क्या करना चाहती थी। ठीक है, तो ये भी हेल्पफुल होता है। फिर ये कि गुस्से को कम्युनिकेट हेल्दी वे में करें, उसको कहते हैं एसर्टिवनेस, यानी इस तरीके से अपनी नीड्स को बयान करना दूसरों को कि वो आपकी बात को समझ जाए और इसके ऊपर कोई मुस्तकिल बहस ना हो। अब एक ही चीज पे हर रोज की परेशानी है, हर रोज की बहस है, और हर रोज मैं गुस्सा कर रही हूँ, तो इसकी निस्बत बेहतर बात यह है कि आप बैठ के, जिसके साथ भी प्रॉब्लम है, बच्चों के साथ है, पार्टनर के साथ है, कॉलीग के साथ है, आप बैठ के कुछ ऐसी टेक्निक्स डिस्कस कर लें या अपनी सिचुएशन बयान कर लें कि ये मुझे मामला दरपेश है, ये मुझे ऐसे परेशान करता है, जब भी ये बात होती है मैं इस बारे में ऐसे, मिसाल के तौर पे घर में सफाई और डिसिप्लिन का मसला है, या इस बात का मसला है कि बच्चे स्क्रीन टाइम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये जंक खाते हैं। तो किसी खाने की मेज़ पर एक अच्छे माहौल के अंदर इस बात पे गुफ्तगू हो सकती है कि ये चीज़ आपकी अम्मी के टेम्पर को किस तरह मुतासर करती है। जब आप बात नहीं मानते, जब आप जंक खाते हैं, जब आप स्क्रीन टाइम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये आपकी लाइफ को कैसे इफेक्ट कर रहा है और ये मेरी लाइफ को कैसे इफेक्ट कर रहा है। तो ये जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है ना, ये ज़रूरी है। इसके आगे लिखा हुआ है कि पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर इज़ हार्मफुल,
ये है कि आपको अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप उसको बस नाराजगी से शो कर रहे हैं, आप कुछ बता नहीं रहे, आप बस नाराज हैं। ये चीज भी ताल्लुकात को खराब करती है, और ये गुस्से को पी जाना नहीं होता। ये चीज आपके ताल्लुकात को भी खराब करती है, यानी बात को अपने अंदर रखना, उसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए क्योंकि अगली दफा जब वो बात होगी ना तो वो वैसे ही उबल के बाहर आ जाएगी। और खाली नाराजगी से क्या होता है कि सबसे ज्यादा मुश्किल में दूसरा बंदा पड़ता है, उसको नहीं पता आपको क्या बात बुरी लगी, आपने क्या फील कर लिया, आप क्यों नाराज नाराज फिर रहे हैं, है ना। और हमारा क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि अगले बंदे को समझना चाहिए था, उनको पता होना चाहिए था कि हम क्यों नाराज हैं। तो ये एक दुरुस्त तरीका नहीं है। इससे अच्छी बात यह है कि आप अपनी नीड्स को, आप अपनी बाउंड्रीज को एक रिस्पेक्टफुली अच्छे माहौल में, जब वो गुस्से का टाइम पीरियड गुजर जाए, आप लोग किसी बात पे गुफ्तगू कर रहे हो, तो आप उसको कम्युनिकेट करें कि आपकी इस बात से मैं परेशान हो जाती हूँ, आपकी इस बात से मुझे गुस्सा आ जाता है, जब मुझे पिछले दिन गुस्सा आया था तो मैंने ये महसूस किया तो मुझे एकदम गुस्सा आ गया, अब मैं सोचती हूँ कि हम इस काम को ऐसे कर लें। तो ये सब चीजें जो है ना वो हेल्पफुल होती हैं। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, वैसे हमारा टाइम जो है ना वो काफी ऊपर हो गया है, लेकिन ये कि छोटी सी एग्जांपल है वो मैं देती हूँ आपको कि खातन के चूंकि उनका साइकिल जो है वो इमोशनली और फिजिकली चेंज हो रहा होता है, आप के जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो विद टाइम हर हफ्ते आपके अंदर कुछ चेंजेस लेकर आते हैं, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, हार्मोन्स चेंज हो तो आप डिफरेंटली बिहेव करते हैं। अब ये मामला आपके पार्टनर को कम्युनिकेट नहीं हुआ हुआ, वो समझते हैं किसी वक्त आपको किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, और उनको इस बात की हैरानी होती है कि अच्छा कभी तो बिल्कुल ही जो है वो आपको कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही होती, आपको कोई बात कबूल करने को आप तैयार नहीं होती। तो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर दीजिए, और ये भी कम्युनिकेट कर दीजिए कि आप दूसरों से क्या चाहती हैं कि वो उस वक्त में क्या करें। सुबह का वक्त है, एंग्जाइटी हो रही है, दावत, किसी की दावत है, एंग्जाइटी हो रही है, गुस्सा आ रहा है, काम मुकम्मल नहीं है, तो ये सब चीजें पहले की टेबल डिस्कशन मांगती हैं कि ये वक्त है, अच्छा अजानें हो रही हैं तो मैं असल में जहाँ पे बैठी हुई हूँ मुझे इस वक्त कोई आवाज़ आ नहीं रही, वरना मैं पॉज कर लेती और जवाब देती थी अजान का, लेकिन जहाँ जहाँ हो रही है आप लोग ज़रूर अजान का जवाब दीजिए, हम इसको मुकम्मल करने लगे हैं बस। तो अ, हम ये बात कर रहे थे कि अपनी नीड्स को कम्युनिकेट करना, और ये भी कम्युनिकेट करना कि आप उस स्पेसिफिक सिनेरियो में, सुबह के वक्त में, या डिसिप्लिन के मामले में, या किसी ऐसे मामले जैसे मेहमान हैं, दावत है, वर्कलोड है, प्रेशर है, उसमें दूसरों से क्या चाहते हैं कि वो आपकी कैसे हेल्प करें। फिर ये कि ह्यूमर ऐड करें जिंदगी के अंदर, हर वक्त एक संजीदा अम्मी, हर वक्त एक सीरियस फ्रेंड, हर वक्त एक क्या कहना चाहिए, एक तनकीदी पार्टनर, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो बहुत सारी चीजें जिनके ऊपर हम ऐसे ही परेशान हो रहे होते हैं, अगर हम उसको मजाहिया तरीके से हल्के फुल्के अंदाज से कम्युनिकेट कर दें तो हमारे अपने मिजाज पे भी असर पड़ता है, और दूसरे भी उसको सुनने को और एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाते हैं। और फिर ये कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपसे चीज़ें हैंडल हो रही हैं, या कोई स्पेसिफिक सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप बहुत सारे टेक्निक्स इख्तियार कर चुके हैं, तो आप उसको किसी से शेयर भी कर सकते हैं, कोई हेल्प भी ले सकते हैं। और आखिरी बात जो हम यहाँ पे करेंगे वो ये है कि अपनी हेल्थ का, और खातून होने की हैसियत से अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखिए। बहुत सारी ऐसी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं बॉडी में, आयरन की कमी है, विटामिन डी, कैल्शियम की कमी है, कुछ और डेफिशिएंसीज हैं जो कि मूड को बहुत बुरी तरह मुतासर करती हैं। हमें नहीं पता हमारे अंदर क्या डेफिशिएंसीज चल रही हैं, और वो उसका अल्टीमेट रिजल्ट हमारे गुस्से की शक्ल में बाहर आ रहा होता है। फिर अपने आराम का ख्याल रखिए। बाज़ औक़ात जो स्लीप साइकिल्स चेंज हो रहे होते हैं, अच्छी डाइट नहीं मिल रही होती, तो उसकी वजह से भी खामखा गुस्सा आ रहा होता है। गुस्सा आने की कोई बात नहीं होती, आप वही बात अपने बच्चे को आराम से भी कह सकते हैं, लेकिन गुस्सा जो है ना वो किसी और वजह से आ रहा है, अम्मा की तबीयत खराब है, अम्मा की नींद पूरी नहीं है, तो वो गुस्सा कर रहे हैं, तो उस अगले बंदे का तो कसूर नहीं है। तो इसका ख्याल रखना चाहिए, अपनी गज़ा का, अपने सोने जागने का, अपने आराम का, अपने मी टाइम का, और अपने स्क्रीन टाइम का, क्योंकि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि इतना स्क्रीन टाइम कर लिया कि अब स्क्रीन के अलावा कुछ और समझ नहीं आ रहा, जहन जो है वो वहीं स्टक हो गया है, और एक खामखा एक उलझन डेवलप हो गई अंदर कि अच्छा उसमें कोई किसी की बात की एक्सेप्टेंस नहीं है, परवाह नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जिनको हम छोटी छोटी सी हम डेली लाइफ में ऐड करके अपने आप को बेहतर जिंदगी की तरफ लेके जा सकते हैं। लास्ट स्लाइड कर दीजिए। लास्ट स्लाइड में ये है कि एक्टिविटी है
और उस एक्टिविटी में पहली बात तो ये है कि हमें से हर कोई अपने ट्रिगर्स छोड़ दें और कोई फ्यूचर प्लान डायरी ये सब छोड़ दें, लेकिन हम जो फौरन काम कर सकते हैं वो ये है कि हम जो पहले लम्हे का की जो खामोशी है ना, उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें कि जो ही गुस्सा आना शुरू हुआ तो हमने पॉज ले लिया और हम खामोश रहे, हमने कुछ भी नहीं, हमने अपने आप को कंट्रोल किया। और ये बार बार कहिए, एक बार से नहीं होगा, बार बार करें, बार 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 बार, कि मैंने हाथ नहीं उठाना, मैंने जुबान से कुछ नहीं कहना, मैंने कोई गलत बात, कोई बदकलामी, कोई गलत चीज नहीं बोलनी। तो अपने आप को रोकने की कोशिश करिए। फिर ये कि कोई भी दो ऐसे सिनेरियोज ले लें जो आपको ट्रिगर ट्रिगर करते हैं, मल्टीपल टाइम्स हो चुके हैं, हर बार आपको गुस्सा आ जाता है, तो आप उसके अंदर अपना फ्यूचर रिस्पॉन्स कैसा देखना चाहती हैं, ये भी आप लिख के करने प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। उम्मीद है ये दोनों चीज़ें, इनमें से आप थोड़ा सा भी, ये 5 टाइम एक्टिविटी है, करने की कोशिश करेंगी तो इंशाल्लाह वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।